ये आपका नाम किसने रखा, मतलब चक्षु? बहुत लंबी एक गुफ्तगू हुई थी मेरी मम्मी पापा की आपस में। 3 इयर्स की एज तक मेरा नाम ही डिसाइड नहीं हुआ था। जब स्कूल एडमिशन, बुलाते थे 3 साल तक? कभी चारू, कभी चंचल, कभी कुछ ऐसे अलग अलग नाम हैं। किस टाइप के आप स्टूडेंट थे स्कूल टाइम में? शरारती थे, इनोसेंट थे? बहुत शरारती करती थी मैं, बंक करती थी, मैंने स्कूल भी बंक किया है। हाँ, बच्चे देख रहे हैं मैम। सुर में दानी वरगाए मेरा माही वे होर मैनू की चाहिदा। शुरू से ही आपको क्लैट में इंटरेस्ट था या फिर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा था तो आपने सोचा कि सब्जेक्ट पढ़ाना है मुझे ऐसा लगता था सेफ्टी नेट होता है तो इंसान उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं करता है शायद। तो मैंने कभी बैकअप बनाया ही नहीं था, बट हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा बहुत कुछ सोच के रखते हैं। तो अब मेरे दिमाग में था मुझे प्रूव करना है अपने आप को करके। अल्टीमेटली 700 रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक। एक ऐसे एग्जाम में जिसमें प्रिपेयर ही नहीं किया, पैटर्न कुछ नहीं पता था मुझे एग्जाम के बारे में। लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज मैम रिवील करेंगे कि मैम ऐसा क्या कैरी करते हैं अपने बैग में। ये रोज किसने दिया ये प्लास्टिक में? हाँ, ये प्लास्टिक है क्योंकि ये मरेगा नहीं। कब का? और 8-10 साल हो गए इसको। 8-10 साल हो गए इसको? हाँ। ये किसने दिया था? वही कर ले तारे वाले ने तो नहीं दिया ये आपको? कहीं कह सकते हैं। मुझे लगता है लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। अगर हमें वो नहीं मिला जिसके लिए हमने एम किया तो भी शायद हमारी लाइफ में कुछ उससे भी बेटर, उससे अच्छा और कुछ बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ होता है। क्या लगता है ब्लैक बैकअप प्लान लाइक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा। हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड प्रियंका, आपकी होस्ट। तो आज जो हमारे साथ फैकल्टी आने वाले हैं वो वन ऑफ योर फेवरेट फैकल्टीज में से एक है, तो उनका नाम है चक्षु गुप्ता। वेलकम करते हैं चक्षु गुप्ता मैम का। तो आज हम वो पूरी बातें आपसे जानेंगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी जर्नी कैसी रही है, स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन, सब चीज़ हम बात करेंगे आज। तो बात करने से पहले मेरे को एक पूछनी है आपसे बात कि चक्षु वर्ड जो है आपका, नाम का मतलब क्या है? तो चक्षु नाम का मतलब होता है आंखें, पर मेरी काम नहीं करती। तो चश्मे लग गए हैं हमें। बचपन से ही चश्मा लगा हुआ है ये? नहीं, मैं 18 इयर्स की थी 12th में, तब चश्मे लगे हैं मुझे। बट काम चल जाता है थोड़ा सा बिना चश्मों के भी और थोड़ा सा चश्मों के साथ में। तो ये आपका नाम किसने रखा, मतलब चक्षु? बहुत लंबी एक गुफ्तगू हुई थी मेरी मम्मी पापा की आपस में। तो मेरी मम्मा को था कि कुछ यूनिक नाम रखना है, हर एवरीडे कॉमन नेम नहीं रखना। आई वॉन्ट माई डॉटर टू स्टैंड आउट और उनका नाम भी अच्छा होना चाहिए। तो बहुत मशक्क़त करके उन्होंने मेरा नाम चक्षु रखा था। तो मुझे ऐसा बताया जाता है कि 3 इयर्स की एज तक मेरा नाम ही डिसाइड नहीं हुआ था। जब स्कूल एडमिशन, बुलाते थे 3 साल तक? कभी चारू, कभी चंचल, कभी कुछ ऐसे अलग अलग नाम हैं। जब प्री नर्सरी में फॉर दैट मैटर मेरा जब एडमिशन हुआ तब मेरा नाम फाइनलाइज हुआ था कि चक्षु ही है। तो जैसे अभी मैं पंजाब से हूँ तो हमारे वर्ड्स निकालते हैं गुरुद्वारा में जाके, तो जैसे आपने च बता रहे हो, चारू, चक्षु, तो वो वर्ड निकला था आपका भी? हाँ जी। तो माय फैमिली इज इनटू पंडित एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने बताया था कि च नाम से नाम रखना है। तो फिर ढूंढ मची थी कि चहो से क्या नाम रखेंगे। जब मैं यहाँ पे भी आई थी फर्स्ट डे तो मेरा यहाँ पे भी नाम अलग अलग नाम, मैं शेड्यूल में भी देखती हूँ मेरा नाम कभी कहीं कभी कुछ लिखा होता है। तो बहुत फनी नेम्स निकलते थे मेरे उससे। और चक्षु नाम की जगह साक्षी नाम हो गया था मेरा। तो साक्षी नाम से भी मैं ही सुनती थी क्योंकि हमारे पूरे बैच में कोई भी साक्षी नहीं थी स्कूल में। तो कोई साक्षी चिल्ला रहा है मतलब चक्षु ही बोलना चाह रहा है, ऐसा हो गया था। ठीक है। तो मैम जैसे अभी आपने नाम का बताया, फैमिली ने ही आपका नाम रखा है, तो मैम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं दिल्ली से हूँ, बॉर्न इन दिल्ली, ब्रॉट अप इन दिल्ली। टिपिकल दिल्ली की लड़की हूँ मैं। दिल्ली की लड़की हो आप? बिल्कुल, दिल्ली का खून दौड़ता है और छोले भटूरे। स्कूल्स एंड ऑल आपने दिल्ली से ही किया अपने यहाँ? सब कुछ दिल्ली। अच्छा, तो फैमिली में मैम कौन कौन है आपके? आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मम्मा पापा, दादा दादी, भाई एंड मैं। आई हैव अ यंगर ब्रदर है आपके? हाँ, तो उसको मार पीट के मैं थोड़ी सी एडल्ट भी बन गई हूँ। तो मैम आपकी क्लैट की जर्नी के बारे में जानना है कि शुरू से ही आपको क्लैट में इंटरेस्ट था या फिर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा था तो आपने सोचा कि सब्जेक्ट पढ़ाना है मुझे, तो उसके बारे में जानना है। जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी तो मैं स्कूल में हमेशा से बहुत कॉम्पिटिटिव टाइप की लड़की रही हूँ। आई हैव ऑलवेज बिन इनटू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो
ये स्टार्ट जब हुआ था पूरा, तो स्टार्ट हुआ था डिबेटिंग से। तो हमारे हर फ्राइडे कॉम्पिटिशन्स होते थे, फिर उन कॉम्पिटिशन्स में जो जीता था वो स्कूल में compete करता था। मैं स्कूल में हाउस में कॉम्पिटिशन होता था, फिर स्कूल लेवल पे, फिर स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव बन के आप जाते थे। तो ऐसे से करके मैंने स्टेट तक रिप्रेजेंट किया है। तो डिबेटिंग में मैं बहुत अच्छी रही हूँ। और फिर उसके बाद वहाँ से एक वो था, एक अर्ज थी, कीन वो था इंटरेस्ट। इसके अलावा एक्सटेम्परे एंड बहुत सारे एक्सटेम्पोर भी बोलते हैं लोग उसको, या फिर ऐसे डिबेटिंग के एक्सटेम्परे जस्ट अ मिनट करके कंपटीशन होता था कि एक चिट निकलती थी, कुछ उस पे लिखा होता था एंड 1 मिनट तक आपको लगातार उस बारे में बोलना है नॉन स्टॉप, और रेलेवेंट होनी चाहिए वो चीज़, एंड यू जस्ट हैव टू स्टॉप बिफोर द बजर। तो अच्छे नंबर मिलते थे कि मतलब सपोज 60 सेकेंड्स है, हमने 59 पे स्टॉप किया तो अच्छा यू विद कंक्लूजन। एग्जैक्टली 1 मिनट में यू हैव टू टेल the audience that you know about the topic and relevant material लेके आना है, you don't have to fumble and everything। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था ये बोलने का और पब्लिक स्पीकिंग का जो वो होता है ना टैलेंट। फिर बहुत जगह ना कैप्टन्स बन गई थी मैं, कॉलेज में ही अलग अलग टीम्स के कैप्टन्स बन गई थी। तो वहाँ पर फिर वही कि द कैप्टन हैज़ टू इंट्रोड्यूस अपनी टीम के बारे में एवरीथिंग। तो वहाँ पर भी फिर पब्लिक स्पीकिंग सारा कुछ रहा। बट नेवरदलेस मैंने 11th-12th में PCMB किया है। PCMB? हाँ, तो मतलब बायोलॉजी विद मैथ्स था। मैं AIPMT मतलब डॉक्टर मेडिकल के लिए तैयारी कर रही थी। और मेरे पापा से ये वो हुई थी, मेरे पापा ने बोला था कि बैकअप कुछ सोचा है, तो मैंने बैकअप कुछ नहीं सोचा था। बैकअप था ही नहीं कोई, नो सेफ्टी नेट, नो सेफ्टी नेट। मुझे ऐसा लगता था सेफ्टी नेट होता है तो इंसान उतनी शिद्दत से मेहनत नहीं करता है शायद। तो मैंने कभी बैकअप बनाया ही नहीं था। बट हमारे पेरेंट्स हमारे लिए हमेशा बहुत कुछ सोच के रखते हैं। तो मेरे पापा ने बैकअप बनाया हुआ था मेरे लिए, और वो था लॉ पूरा वो था। मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया सैडली क्लैट के लिए। और मेरा AIPMT के एग्ज़ाम से बिल्कुल 1 दिन पहले क्लैट का एग्ज़ाम था, और मैं एग्ज़ाम देने गई हूँ, और मेरे पापा ने एग्ज़ाम हॉल के बिल्कुल बाहर, गेट तक जाते हैं पेरेंट्स, एग्ज़ाम हॉल से बिल्कुल बाहर खड़े होकर मुझे बोला, बेटा वैसे तो लोग 2-2 साल तक तैयारी करते हैं, एंड मैं देख रही हूँ अपने आसपास में सारे बच्चे, कोई बुकलेट लेके पढ़ रहा है, कोई अपने नोट्स लेके पढ़ रहा है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो अपने दिमाग में डॉक्टर बन चुकी हूँ क्योंकि तो वहाँ पर मैं प्रिपरेशन कर रही थी और सारा कुछ कर रही थी और मेरे दिमाग में ये था कि मुझे तो कल जाके नीट दे के आना है, ये तो मैं ऐसे ही दे रही हूँ क्योंकि पापा बोल रहे हैं। एंड पापा ने मुझे एक बात बोली, लॉ का एग्जाम ऐसे ही हाँ, दे रही हूँ, बस ऐसा ही दे रही हूँ मैं, मुझे कोई वो नहीं है। बस पापा ने बोला कि बेटा आप अंदर जाओगे, ये जो एग्ज़ाम का टाइम है ना, इसमें बहुत ध्यान से आपने पेपर करना है, जितना तुझे आता है तू उतना करियो, पेपर का पैटर्न तू एक बार ही समझ ले कि क्या होता है। एग्जाम सेंटर से बाहर खड़े होके मैं पेपर का पैटर्न समझ रही हूँ, मतलब कोई आइडिया नहीं था मुझे दूर दूर तक कि अंदर एग्जाम में क्या आने वाला है, कोई आइडिया नहीं था। तब मेरे पापा ने मुझे पैटर्न दिखाया कि क्या होता है पैटर्न, और उन्होंने कहा वैसे तो बच्चे बहुत तैयारी करते हैं 2-2 साल तक इस चीज़ के लिए, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बुरा नहीं लगेगा मुझे। तो अब मेरे दिमाग में था मुझे प्रूव करना है अपने आप को करके, एंड देन अल्टीमेटली 700 रैंक आ गई, ऑल इंडिया रैंक। एक ऐसे एग्जाम में जिसमें प्रिपेयर ही नहीं किया था, पैटर्न कुछ नहीं पता था मुझे एग्जाम के बारे में। तो ये था क्लैट का, तो स्टोरी ही ये थी। आई स्टिल रिमेम्बर विविडली, मुझे एक डायलॉग याद है उस सेकंड का। पैटर्न तक नहीं पता था और ऑल इंडिया रैंक 700 आ गया। और मतलब हाँ, और बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे। जब मैं कॉलेज गई तो मेरे साथ में बच्चे थे जिन्होंने 10th से प्रिपरेशन स्टार्ट किया हुआ था, और उन्होंने मुझसे पूछा कि तू कौन से इंस्टीट्यूट से है, बिकॉज सब यही बात करते थे कि तू कौन से इंस्टीट्यूट से है। कोई था मैं अपने उस इंस्टीट्यूट का नाम लेती थी जिससे मैंने AIPMT की। मैंने कहा मैं तो उससे हूँ, है वो लॉ की प्रिपरेशन भी कराता है, तो मैंने कहा नहीं कराता। तो एवरीबॉडी वाज शॉक्ड। दिया था आपने? हाँ मैंने दिया था, बट दिल्ली में मुझे कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था। तो मेरे पापा की बेसिक वही यही थी कि दिल्ली मिलेगा तो हाँ, और नहीं तो नहीं जाना। अच्छा। तो दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा था, डिसेंट मार्क्स थे उसमें भी, बट दिल्ली नहीं मिल रहा था मुझे। तो मतलब आपकी जर्नी फिर ऐसे घूम के आपको कहाँ भगवान ने कुछ अलग ही सोच रखा था, वो भी पेरेंट्स का। तो मतलब आपका ये था कि मुझे टीचर ही बनना है? शुरू में पूछते थे ना टीचर्स जब छोटे होते थे हम, आपने बड़े होके क्या बनना है? तो मेरा 4th क्लास से डिसाइडेड था कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। 4th क्लास का बच्चा इतना श्योर था कि डॉक्टर बनना है, कभी कुछ सेकंड सोचा ही नहीं। आई वॉज नेवर द चाइल्ड कि मैं तो एरोनॉटिक्स में जाऊंगी, मैं तो एयरप्लेन उड़ाऊंगी, मैं सोल्जर बनूँ, नहीं। मेरा हमेशा से फिक्स था, एक गोल था,
मतलब वन थिंग, वन गोल मेरे दिमाग में सेट था, दैट वाज डॉक्टर। तो मैम जैसे आपने चाइल्डहुड का अपना नाम बताया कि साक्षी बोल देते थे, चक्षु का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बच्चों को पता था, तो कभी टीज किया है किसी छोटे छोटे नामों से? बहुत ज्यादा। तो मतलब इट वाज अ हैप्पी बैंटर जो होता था, मतलब कभी ऐसा बुलिंग वाला टाइप कभी नहीं रहा, क्योंकि आई वाज द बुली, आई वाज नेवर द वन हु गॉट बुलीड, बट मेरे को सॉक्स एंड शूज करके बुलाते थे। सॉक्स एंड शूज? हाँ, क्योंकि चक्षु सॉक्शू, सॉक्शू। ओके, कैसे लिंक किया? हाँ हाँ हाँ, बहुत समझदार बच्चे थे कैथलिक स्कूल्स के। तो वो एक वो था, मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ी थी, तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स में ये बहुत ज्यादा होता है कि इंग्लिश पे काफी जोर रहता है, तो वहाँ पे सॉक्स शू करके बुलाते थे मुझे, सॉक्शू। तो घर पे बताया नहीं कि मेरा नाम कैसा रख दिया आपने? नहीं, मैंने कभी कंप्लेंट नहीं करी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने ना हमेशा मुझे बोला था कि हमने सोच समझ के तेरा नाम रखा है, और मतलब इस चीज़ का एविडेंस है मेरे पास में। जब मेरे प्री नर्सरी के सर्टिफिकेट्स होते थे तो उनमें मेरा नाम अलग है, फिर जब मेरा उस पे नाम क्या था? ऐसी चंचल नाम है, कहीं चारू नाम है मेरा। अच्छा। तो अलग अलग जगह पे जब अलग अलग नाम थे तो मुझे पता चल रहा था कि मेरे मम्मा पापा ने कितना मेहनत की है एक नाम के लिए, तो वो रिस्पेक्ट हमेशा से दी कि कभी कंप्लेंट नहीं करी कि मेरा नाम ये क्यों नहीं रखा। तो मैम किस टाइप के आप स्टूडेंट थे स्कूल टाइम में? शरारती थे, इनोसेंट थे? मतलब आपको अगर डिफाइन किया जाए एज अ स्टूडेंट? तो मैं बहुत ही ज़्यादा शरारती थी। शरारती? एल्बीट मेरी शरारत कभी पकड़ी नहीं गई है, इतनी शरारतें करने के बावजूद। तो आई वाज अ टॉपर थ्रू आउट माई स्कूल लाइफ। तो ना स्कूल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि अच्छे नंबर ले आओगे ना, तो ना पेरेंट्स, ना टीचर्स, ना फ्रेंड्स, कोई कुछ ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, वो सब ढक जाता है। तो मैं बहुत शरारती करती थी, मैं बंक करती थी, मैंने स्कूल भी बंक किया है। हाँ, बच्चे देख रहे हैं मैम। आज अनफिल्टर्ड है। तो सारी चीजें करी हैं, बट कभी पकड़ी नहीं गई क्योंकि नंबर अच्छे रहते थे हमेशा। ऑल्सो एक ना स्मार्ट चोर होता है ना, बिल्कुल वैसे स्मार्ट चोरी वाली चोरियां करी हैं। कभी भी नहीं? सबसे ऐसा कोई एक्सपीरियंस जो आप बताना चाहो बंक वाला? तो स्कूल बंक मुझे लगता है कि सबसे बड़ी मतलब मैंने उपलब्धि करी थी। और स्कूल बंक करके गए कहाँ थे? छोले भटूरे खाने के लिए। तो एक दुकान थी हमारे उसके पास में, तो मतलब जो बच्चे वेस्ट पटेल नगर रहते हैं उनको पता होगा, तो वहाँ पे एक शॉप है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी कचौड़ी और उसके छोले भटूरे बहुत फेमस हैं। स्कूल बंक करके हम वो खाने गए हैं, जो स्कूल के बाद भी हम जा सकते थे, बट थ्रिल वही था कि स्कूल बंक करके जा रहे हैं। हाँ, एंड मतलब वो भी इतना प्रॉपर प्रोसीजर के साथ बंक किया था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि बंक किया है। तो पकड़े नहीं गए आप कभी भी? नहीं। और आपके दोस्त भी नहीं? नहीं, दोस्त पकड़े जाते थे, आप बच जाते मैं बच जाती थी। स्कूल टाइम में जितना मुझे भी याद है, एक वो होता था कार्ड जिसको लेके आप अलाउड होते थे बाहर जाना। तो कार्ड में बनवा लेती थी, तो हमने कुछ टीचर्स को पटा रखा था कि मैम हमें ना ये लेने जाना है, हमें वो करने जाना है। तो मेरे स्कूल 2 या 3 बार सबसे ज़्यादा जो मुझे याद अच्छे से कि मैंने बंक किया है, एक तो मेरा बर्थडे वाले दिन था। बर्थडे वाले दिन भी बंक किया? बर्थडे वाले दिन बंक कर दिया, क्योंकि मुझे तो ये दुख था कि बर्थडे वाले दिन स्कूल क्यों जाना है मुझे। ठीक है, अब घर वालों को नहीं बोल सकती कि बंक करना है करके, तो स्कूल तो चले गए बट बंक कर दिया। फिर उसके बाद मैम को बोला, पूरे दिन ही आप बाहर रहे? पूरे दिन बाहर रही। तो सुबह अटेंडेंस लगवाई, असेंबली होती थी, अटेंडेंस लगवाई और उसके बाद बंक पे चले गए। तो उस दिन की अटेंडेंस नहीं गई तो मम्मा पापा को पता नहीं चलेगा, ना स्कूल को पता चलेगा कि बच्चा कहाँ गया है। एक टीचर को पटा रखा था कि मैम कर दो ना, मैम कर दो ना। सब मतलब तो बच गए। हाँ, फिर मैकडॉनल्ड्स चले गए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि और तो कहाँ ही जाते, स्कूल के बच्चे थे, तो मैकडॉनल्ड्स में जाके के साथ चले गए बस। हाँ, तो मैम स्कूल में जैसे आपने बंक भी किया है और आप बहुत अच्छे टॉपर भी रहे हो, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आती थी? और ली भी आपने PCM भी थी, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगता था स्कूल टाइम में? तो मैं सारे सब्जेक्ट्स कर लेती थी, बट पूरे कॉलेज लाइफ में और स्कूल लाइफ में मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में रोई हूँ, हमेशा रो के जाती थी। मतलब मेरा एक वो होता है ना, राइट ऑफ पैसेज था कि मैं रोऊंगी ही रोऊंगी उस सब्जेक्ट से पहले। क्या सब्जेक्ट था? SST, सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज। तो 6th क्लास में सोशल स्टडीज पहली बार एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ और वो सदमा था मेरे लिए। और उसमें पता क्या था, 3 सब्जेक्ट होते बाद में 4 हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सोशल स्टडीज जब 10th में छूटी, मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मैं रो के गई हूँ
और मेरे मम्मा पापा बोल रहे हैं तेरा हर बार का है, रोके जाएगी, 90% से ऊपर नंबर ले आएगी, कोई बात नहीं। हम उन्हें पता था कि ये ऐसा ही करती है। फिर उसके बाद 10th में जब मैं बोर्ड्स दे के आई हूँ, मैंने बोला है खत्म हुए यार, SST दोबारा नहीं पढ़ूंगी लाइफ में। लोग मैथ्स का बोलते हैं और आप SST बोल रहे हो। मैथ्स में मैं अच्छी थी, बाय गॉड्स ग्रेस। मम्मा मैथ्स के टीचर थे। अच्छा। तो इसीलिए मैथ्स तो अच्छा था मेरा, बट SST बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा था। क्या परसेंटेज रही आपकी 10th में? मेरी 9.6 CGPA थी 10th में। तो मतलब 10 तो नहीं आई थी मेरी, तो मैं तो आधी तो सदमे में उसी लिए थी कि 10 क्यों नहीं आई, ये कहाँ नंबर कटे। हाँ मतलब ये नंबर कहाँ कटे मेरे। बट फिर मुझे पता चला कि हमारे स्कूल वालों ने कुछ इंटरनल्स में करा है काम खराब, तो ठीक है खैर माफ कर दिया। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक थे आप। फिर SST जब खत्म हुई 10th में, तो मैंने बोला कि चलो अब तो दोबारा कभी नहीं पढ़नी। कॉलेज में गए, पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री, पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, तीसरा सब्जेक्ट इको, सारे फिर से घूम के पहिया वापस से वहीं पहुंच गया और बहुत रोई कॉलेज में। और मेरी मम्मा पापा को ये डर लगा ये कॉलेज में फेल हो जाएगी, क्योंकि अभी छोड़ दिया, 2 साल से पढ़ा नहीं और इसको कभी अच्छा नहीं लगता था। 93 मार्क्स थे मेरे। 93 मार्क्स तीनों में, आउट ऑफ 100। ओह नाइस। तो मतलब हम फिर नहीं कह सकते डिफिकल्ट सब्जेक्ट था। नहीं मतलब तो डिफिकल्ट था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था पढ़ने में। मुझे हमेशा ये डर लगता था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स में पास हो जाऊंगी इसको छोड़ के। अच्छा, तो PTM जब होती थी तो किसको लेके जाने पे डर लगता था आपको कि मैं इसको लेके जाऊंगी? या PTM का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाह रहे हो? मम्मा से डर लगता था? बहुत डर लगता था। कोई एक्सपीरियंस? तो मैं 6th क्लास में थी, तो मैंने आपको बताया मैं टॉपर रही थी हमेशा से। तो 5th से जब 6th में आता है बच्चा तो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, क्योंकि संस्कृत नया सब्जेक्ट आ जाता है, SST नया हो जाता है। तो कंप्यूटर्स ऐड हो गया था हमारे स्कूल में। 6th क्लास में पहली बार कंप्यूटर पढ़ा था। बहुत गंदी थी मैं कंप्यूटर्स में भी, बट ठीक है मैनेज हो जाता था, क्योंकि कंप्यूटर चलाना अच्छा होता है बट थ्योरी बहुत बुरी होती है उसकी। प्रैक्टिकल ठीक है। हाँ। तो अब 6th क्लास में मैंने मम्मा को घर पे झूठ बोला कि मम्मा पेपर्स नहीं मिलते 6th क्लास में। तो आंसर शीट्स उन्होंने देखे नहीं है। अब वो रिजल्ट लेने गए, जब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ऐसे होता था, तो फर्स्ट टर्म का जब रिजल्ट लेने गए तो उन्हें पता चला 80 समथिंग में परसेंटेज आई है और मैं 4th पोजीशन पे आई हूँ। 4th पोजीशन से उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट उन्होंने कहा कि यार मुझे देखना है कि मेरे बच्चे के नंबर कटे कहाँ हैं, तो अब आप दिखाते नहीं हो तो अब दिखा दो। मैम ने बोला आपको पता नहीं है, आंसर शीट तो घर गई है। ओके, तो दिखाई नहीं है। बस मम्मी ने मुझे ऐसे देखा जैसे ऐसे खड़े हैं। मैम ने बोला, वो रिएक्शन से ही आप डर गए होगे। बस मैं रोने लग गई। और मेरी क्लास टीचर बोल रहे हैं कि मैम देखो ये कितना डरती है आपसे, कि आपके डर की वजह से, मतलब इतना नहीं डरना चाहिए बच्चों को, और ऐसे करके। बट मैं तो बस, और घर जाके मुझे जो पिटाई पड़ी है, मैं बेड के पीछे छुप गई हूँ जाके। वो दीवार और बेड के बीच में जो गैप होता है, मैं उसमें जाके छुप गई हूँ कि मम्मी मारेगी नहीं मुझे वहां पे आके, क्योंकि वो बहुत छोटा गैप था। बच्चा ही घुस सकता है वहां पे, बड़ा इंसान नहीं घुस सकता। वहां जाके छुप गई हूँ कि भाई अब तो पिटूंगी, बहुत ज्यादा मार पड़ेगी, मम्मी से बहुत मार पड़ेगी। तो मतलब PTM में मेरे पापा जाते थे ना, वो हंस के हाँ जी मैम, अच्छा ठीक है मैम। फिर पेपर दिया आपने, अपने आंसर शीट्स सारे निकाले। तो भाई नहीं बचाने आता था आपका? वो तो दूर भाग जाता था। वो पहली फुर्सत में भाग जाता था कि मैं नहीं रहने वाला, क्योंकि मम्मी की चंडी चढ़ी है, अब कोई भी हाथ लगेगा वो हो जाएगा। कोई भी पिट सकता है उनके हाथ से। ना दादा दादी बोलते थे, ना पापा बोलते थे, ना भाई बोलता था। अगर मम्मा मुझे मार रहे हैं तो कोई बीच में नहीं आ रहा है मुझे बचाने के लिए। फिर तो साक्षात भगवान आएंगे तो ही बच सकते हैं, वरना तो जैसे आप एल्डर डॉटर थे, तो सबसे ज्यादा प्यार किनसे मिला है आपको? मुझे सबसे ज़्यादा प्यार मम्मा पापा दोनों ने ही किया है। ऐसा कुछ वो नहीं है। बाद में जाके रियलाइज हुआ कि भाई ने भी किया ही है, बट ही है। हाँ क्योंकि भाई बहनों को पता नहीं लगता यार। तो बाकी आई वाज द एल्डेस्ट, मतलब मटर्नल एंड पैटर्नल साइड में भी, तो मुझे मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ। तो मैम व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट मैरिड? बिल्कुल नहीं, अभी नहीं, नॉट एनी टाइम सून। तो फैमिली वाले रिश्ते वगैरह से आते हैं अभी से? अरे बहुत आते जब से कॉलेज खत्म हुआ था ना, तभी से कि अब तो पढ़ ली है लड़की। वो रिलेटिव्स जो होते हैं। हाँ, तो कोई भी घर में आएगा, बेटा क्या करते हो, मेरा कॉलेज खत्म हुआ है अभी। तो शादी, अरे अभी खत्म हुआ भाई, अभी कहाँ से शादी। मुझे खाना भी नहीं बनाना आता था उस टाइम तक। अच्छा, तो अभी खाना, मेरे पास काफी फोटोज है, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। आपकी फोटोज काफी ज्यादा, मतलब आप फूडी हैं आई थिंक। मैं जितना बहुत खाती हूँ, मुझे
दिल्ली के जितने भी फेमस स्टॉल्स हैं सब पे खा के आ चुकी हूँ। मुझे आप बता दो कि दिल्ली में ये स्पॉट फेमस है इस चीज़ के लिए, मैं कुछ दिनों में वहीं मिलूंगी, बस जैसी छुट्टी मिलेगी वैसे। यही फोटोज आई थिंक ये आप ही ने बनाया सारा? हाँ, तो ये गार्लिक ब्रेड है, ये पिज्ज़ा है, ये लजानिया, फिर वो कुकीज़, जलेबी बनी थी वो, ये तो कोविड का कमाल है जलेबी। एंड फिर छोले भटूरे, ये बीच में गोलगप्पे बनाए हैं, नीचे ढोकला, और ये मैकडॉनल्ड्स की पिज्जा पफ खुद बनाए हैं। ये सारा कुछ खुद बनाया है ये। मैम सीरियसली पिज्जा पफ भी खुद बनाया? ये खुद बनाया है, और इसकी सॉस बिल्कुल वैसे बनी थी जैसे मैकडॉनल्ड्स वाली होती है। मैक पफ से। कहाँ से सीखा? कोविड के टाइम से ही आपने? नहीं, तो कोविड में मैंने नई चीजें ट्राई करी थी, तो जैसे मुझे बेकिंग का शौक था, मैं 6th क्लास से बेक कर रही हूँ, तो केक्स एंड कुकीज ये तो मतलब 6th क्लास से ही मैं कर रही हूँ। अगेन कॉन्वेंट स्कूल में थी, तो वहाँ पर क्रिसमस पे ये सब कुछ होता था, तो वहाँ पर हम 6th क्लास से बेकिंग, मतलब मैं थी इंटरेस्टेड, तो मैंने ले रखा था बेकिंग एज अ सब्जेक्ट, और मैं 6th क्लास से बेक करती थी। अच्छा। तो केक्स, कुकीज़, पेस्ट्रीज, अब मैं प्रोफेशनल लेवल पेस्ट्री बना सकती हूँ। तो बट ये बाकी जितने भी नज़ारे हैं ये सब मुझे कोविड की देन है। जो मैंने पिज़्ज़ा मैंने पहले बनाया था, लजानिया भी मैंने पहले बनाया था, बाकी गार्लिक ब्रेड, छोले भटूरे और ये बाकी ढोकला और जलेबी, ये सब पिज़्ज़ा पफ वगैरह, ये सबसे ज़्यादा मेरे को मज़ा जो आया और सबसे रेपिटेटिव जो बना इसमें से वो थे गोलगप्पे, क्योंकि मुझे गोलगप्पे बहुत पसंद है। गोलगप्पे और ये एक पानी है, इसके बाद मैंने इसकी वो जो मीठी सौंठ होती है और हींग वाला पानी होता है, पाइनएप्पल वाला पानी, मैंने वो सब बनाने भी सीख लिया। हाँ, तो अब अगर आप मेरे घर आओगे तो अच्छे से 8-10 कब खिला रहे हो आप? बस घर आ जाओ, आज घर आ जाओ तो मैं खिला दूंगी सारे। तो ये पिज्जा भी आपने खुद बनाया? हाँ, सब एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। फूड है जो आप अवॉइड करना चाहोगे खाने में? कोई भी नहीं। नहीं, मैं सब खाऊंगी। टिपिकल फूड ही हो? बिल्कुल, मैं सब खाऊंगी। मैं जैसे भी पंजाब से हूँ, बताया था, तो साग जो होता है हमारे वहाँ का बहुत ज्यादा फेमस है, बना लेते हो वो? बहुत अच्छा साग। बिल्कुल, मैं सालन डाल के, बिल्कुल मक्की की रोटी, सरसों का साग, और हाथ से बेल के खिलाऊंगी आपको। मक्की की रोटी हाथ से बेल सकते हो आप? बिल्कुल। ठीक है, थाप लगा के जो बेल सर्दियाँ फिर आप ही मेरे को बाद में खिलाओगे। और मेरे घर का गुड़ खाना, घर में बना हुआ गुड़ भी बनाते हो आप? घर में नहीं, मैं नहीं बनाती, घर दादी बनाती हैं। ओके। तो बट उन्हें आता है गुड़ बनाना, तो वो घर में बना देती हैं गुड़। तो अपनी रेटिंग को कौन सी मतलब स्किल्स हैं, जैसे आपने कुकिंग स्किल बताई है, तो रेटिंग बताओ। 9/10। क्यों 9/10 क्यों? अरे वो एक तो भाई लोगों की डिस्क्रिप्शन है ना, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता लाइफ में। कब से शुरू किया आपने खाना बनाना? कोविड से पहले? एक्चुअली कोविड से पहले मुझे थोड़ी बहुत चीजें आती थी, जैसे मुझे चावल सबसे ज्यादा पसंद है, तो मुझे चावल बनाने आते थे कोविड से पहले। उसके बाद मैंने रोटी और सब्जी और ये बाकी सारा कुछ उसके बाद सीखा था। और जैसे मैंने आपको बताया, बेकिंग मुझे 6th क्लास से आती थी, तो बेकिंग का मुझे सब पता था कि कितने मेजरमेंट में, अगर मुझे आप बोलोगे कि सिर्फ मुझे मेरे लायक केक खाना है, मैं केक बना दूंगी इतना जितना आप खा सकते हो। अच्छा, उतनी क्वांटिटी में? हाँ, उसके सारे मेजरमेंट्स मेरे दिमाग में फिट है कि कैसे कैसे कितना कितना डालना है और कितनी देर बेक हुआ वो। तो ऐसा कुछ बनाते टाइम कुछ फेल हुए हो आप कि ये बनाना था बट बन कुछ और गया? बहुत बार अवन फूक दिया था। अच्छा, अवन फूक दिया था कॉलेज, वो भी स्कूल का। स्कूल का अवन फूक दिया। हाँ, स्कूल का कैरेट केक का एकदम दिमाग में आया। उस समय कैरेट केक वाज नॉट फेमस, नोबडी न्यू अबाउट कैरेट केक। दिमाग में आया, हमें ये बोला गया था कि प्रिंसिपल सर की वाइफ आ रहे हैं और वो डायबिटिक है। अच्छा, तो कुछ बनाना है, तो हमने दिमाग लगाया कि कैरेट केक बनाएंगे। ओके। मेरी एक और फ्रेंड थी, उसने कहा पपाया केक बनाएंगे। तो हम दोनों अलग अलग तरीके के केक बना रहे थे, और पता नहीं हमने क्या तो किया, वो डिश शायद हमने सही चूज नहीं करे थे, जो जिस डिश में आप डाल के रखते हो, और वो फट गया वो लिटरली आवाज आई थी और धुआं सारा। मैंने कहा भाई साहब, तो बना ही नहीं है एट द एंड? नहीं, वो नहीं बना था उस समय, नहीं बना था कुछ, जो बना वो खाने लायक नहीं था। अच्छा, तो मुझे ये पूछना है, जैसे आपके लेक्चर्स होते हैं 24/7 स्टूडेंट्स के साथ रहते हो आप, तो ऐसा कोई दिन जो बहुत ज़्यादा आपका ख़राब रहा हो, तो आप किसके पास जाते हो? क्योंकि 24/7 बच्चों के पास रहते हो, फिर आप ट्रैवल करते हो, फैमिली के पास, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, तो किसके साथ शेयर करते हो अपनी? तो आई हैव अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और मुझे जब भी कुछ भी हेल्प चाहिए, क्या पहन के जाना है से लेकर कौन पसंद है, कौन परेशान कर रहा है, एवरीथिंग मैं शेयर कर सकती हूँ। तो कोई अच्छा मोमेंट होता है क्लास में तो भी, और कुछ बहुत बुरा होता है मेरे साथ में, जैसे एवरीबडी हैज़ देयर डेज राइट।
तो भी आई शेयर विद माई फ्रेंड्स। 3 AM पर्सन भी वही है? बिल्कुल। तो आई हैव माई बेस्ट फ्रेंड श्रुति, तो ऑल्दो वो कनाडा चली गई है अभी बिल्कुल मुझे छोड़ के, और बट आज भी 3 बजे अगर मुझे कॉल करना है तो मैं उसी को ही करूँगी। तो मैम अभी जैसे आपने रिसेंटली ज्वाइन ही किया है PW, बच्चों के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट डे आप एंटर हुए क्लास में, तो बच्चों के साथ कैसे आपने कोप अप किया, कैसे आपने क्लास में आके अपनी इंट्रोडक्शन दी, कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो मेरा फर्स्ट डे बहुत अच्छा था, कक्षा बैच में था मेरा फर्स्ट डे, और वो लोग बहुत वार्मली वेलकम करते हैं मुझे आज भी। मतलब मुझे पता है कि अगर मैं कक्षा बैच में जा रही हूँ, मेरा फर्स्ट बैच था वो यहाँ पर PW में, और मैं बहुत अटैच्ड हूँ उन बच्चों से आज भी, और आई रियली वांट देम टू सक्सीड। तो कक्षा इवनिंग के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया, मैम आप कैसे हो, क्या हो, कहाँ से हो, सारी चीज़ें, और हंसी मजाक, मीम्स, मस्ती, साथ में पढ़ाई, सब कुछ मिक्स चलता है। तो पहला डे का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। ऐसा कोई वियर्डेस्ट थिंग आपने जो की हो बच्चों का, आपने कुछ बोला बच्चों ने तो आपको अच्छा ना लगा हो, ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि शुरू में वो चलता था, वो चला काफ़ी टाइम तक, वो रहा कुछ वीक्स तक वो चीज़ रही थी, जहाँ पे बच्चों ने ऐसे था कि मैम आप क्यों आ गए पढ़ाने। कुछ बच्चे ना आई डोंट नो इनएडवर्टेंटली या फिर पर्पसली कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिससे उस मोमेंट में ठेस होती है, और बाद में ये पता चलता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है। तो समझ आया कि आप अच्छे हो का मतलब ये नहीं है कि आप से सामने वाला इंसान भी अच्छे तरीके से बात करेगा। तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, लेट्स स्विच पर्सनालिटीज। अब तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ। तो अभी जैसे बूट कैंप था रिसेंटली, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? फर्स्ट टाइम ही था ये मेरा हमारे साथ? फर्स्ट बूट कैंप था, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बच्चे आके पैर छू रहे हैं, वो तो आदत ही नहीं है ना। पैर छूने वाला तो आदत ही नहीं है। क्योंकि अभी तक सबको ऑनलाइन देखा है और सब कुछ वो है, इंटरैक्शन सामने जाके इंटरैक्ट करना, बच्चे से बच्चे सेल्फी खिंचा रहे हैं। अरे हम कोई अनुष्का शर्मा से कम है क्या? ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बच्चों ने आके बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, अपने बारे में बताया, पता चल रहा था कि हर बैकग्राउंड से बच्चा है। बहुत अच्छा मिला, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा मुझे। जैसे बच्चों का आपने बताया, तो आपके बच्चों वाली जैसे आपने वर्ड ही डिफाइन कर दिया, तो मेरे पास आपकी बचपन की भी कुछ फोटोज हैं जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो काफी फोटोज है, तो एक एक करके आप मुझे बताओ ये कहाँ की फोटोज है, कितने साल के थे आप? ओके, तो वो मेरे फर्स्ट बर्थडे की फोटो है वाइट फ्रॉक में। तो मेरी मम्मा का ये वो था कि हर बर्थडे पे न्यू ड्रेस, वो तो फिक्स था। ये तो फिक्स है, गर्ल्स का आई थिंक होता ही है ये कि हर बर्थडे पे न्यू ड्रेस होगी। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ मैं बॉय कट रही हूँ। हाँ, तो आपको शैतानी का अंदाजा लग रहा होगा कि अगर एक लड़की बॉयकट है तो वो कितनी शैतान थी। मैंने ये मैं 2 years की थी तब। ये मैं स्कूल में थी, आई थिंक मैं फर्स्ट क्लास में थी। एंड हमारे स्कूल में ये होता था टीचर्स डे पे। क्यूट है ये फोटो एकदम। अभी मैं बताती हूँ इसकी स्टोरी, आप बहुत हंसोगे उस स्टोरी पे। तो फर्स्ट क्लास में थी मैं ये, तब मेरी मम्मा ने अपनी साड़ी काट कर मेरे साइज की साड़ी बनाई है ये पूरा। एंड शी टोल्ड मी टू सिट इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब वो वाले कैमरे होते थे ना जिसमें वो रील डलती थी वाला कैमरा, तो वो चल नहीं रहा था। एंड आई सैट देयर without moving an inch of my body for 45 minutes straight 45 minutes with the same expression. और ये 45 minutes बाद की ये फोटो है। I haven't changed my position, I haven't complained, I haven't moved a bit, और ये as it is मैं हूँ। और टीचर्स डे पे अचीवमेंट माना जाता था जिस बच्चे को अपॉइंट किया जाता था कि आप टीचर बनोगे। हाँ। तो हर क्लास से 3 या 4 बच्चे टीचर्स बनते थे। आई वॉज द क्लास टीचर हमेशा, पूरा स्कूल लाइफ में टीचर बन के गई हूँ टीचर्स डे पे साड़ी पहनकर, और मैं बन भी गई टीचर। एंड देन दैट वाज कश्मीर का ही ड्रेसअप है वो पूरा। एंड मम्मा ने वो किया था, तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस। आप देख सकते हो सारे फोटोज में बचपन के टिल ये 2016 की पिक्चर है जो ये ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर है। आई वॉज ऑलवेज स्माइलिंग लाइक दिस, स्माइलिंग लाइक दैट। मेरा किसी भी उसमें यू कैन नॉट सी द गैप इन माई टीथ। सिर्फ ये लास्ट पिक्चर जो है जिसमें मैंने बड़े हो गए अडल्टहुड में, प्री कोविड का पिक्चर है ये। आई हैड लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट बैक देन, 30 kg रिड्यूस कर लिया था उसमें। एंड इसमें बॉयकट करवा लिया था, तो आपको दिख रहा होगा कि वो बॉयकट हो गया।
ऐसे कर रखा है। हाँ हाँ हाँ, तो एवरी टाइम टीथ की वजह से जैसे हाँ, मैं वो बहुत कॉन्शियस रहती थी कि ना बचपन में कि मेरे टीथ में गैप है, तो मेरे बच्चे मेरे साथ के स्टूडेंट्स जो थे, मतलब क्लासमेट्स एंड एवरीथिंग, मुझे ना ऐसे मजाक बनाते थे। तो जैसे मैं बुली थी, ऐसा, हाँ मैं बुली थी ना, तो बुली को काउंटर करने के लिए लोग मजाक उड़ाते हैं बुलीज का। तो तो मुझे ऐसे बोलते थे एयरप्लेन उड़ जाएगा दांत के बीच में से, इंडिया गेट है इसके दांतों में, 5 का सिक्का निकल जाएगा, 1 का सिक्का निकल जाएगा दांतों में। मैं निकाल के दिखा है और सीरियसली तो जैसे दांत के बीच में, मेरे सारे दांतों के बीच में किसी में भी कोई गैप नहीं है, सिर्फ इसी में गैप है, तो वो ऐसे करके निकाल के देखते थे कि निकल जाएगा सिक्का। और मुझे ये डर लगता था कि कहीं मैं swallow ना कर लूँ तो मैं उस कॉन्शियसनेस में कभी मैंने ऐसे करके स्माइल नहीं करी। आज मैं हंसती हूँ तो मैं आराम से ही तो आज कोई आपको प्रॉब्लम इश्यूज कुछ नहीं उस टाइम? आज आई एम वेरी 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 कॉन्फिडेंट अबाउट दिस एंड ऑल्सो होपफुल। मुझे सब लोग कहते हैं कि इसमें कोई लक आएगा, तो अच्छी भी बात है। अभी जैसे आपको कोई हाँ, इसकी दिक्कत भी नहीं है। पहले बचपन में ऐसे होते हैं, टीज करते हैं, बट अब तो ये पूरा बचपन का। अच्छा, दिस इज ऑल द पिक्चर्स जो मैंने मुझे स्कूल में हमें सबमिट करने होते थे ना, पासपोर्ट साइज फोटोज अवार्ड्स के लिए, जैसे वो बिलबोर्ड्स बनते थे अवार्ड्स के लिए, तो उनके लिए ये पिक्चर्स क्लिक हुए थे, वो लास्ट वाला छोड़ के बाकी ऑल दीज पिक्चर्स वर स्कूल टाइम का पिक्चर। सबसे यंगेस्ट फोटो यही है आपकी, नीचे वाली सबसे? हाँ, वो आई थिंक 4 या 5 months old। मेरी मम्मा पापा, सो दिस इज माई मदर इन द पिक्चर, पार्शली आपको दिख रहे होंगे। मेरे मम्मा को बहुत शौक था मेरे पिक्चर्स क्लिक करने का। तभी 45 मिनट्स तक आप बैठे हुए थे। मतलब बहुत ही ज्यादा शौक था। आई हैव एक इतना मोटा एल्बम जिसमें अप्रोक्सीमेटली 500-600 पिक्चर्स होंगी सिर्फ मेरे बचपन के। कहीं मेरे को तैयार करके भेज रहे हैं, तो मैं कम्पिटिटिव थी। Maybe आप एल्डेस्ट डॉटर में थे, तो वो एक शौक अलग ही। हाँ। एंड हमेशा मुझे इतना तैयार करके, आप देखो मैं 4 या 5 months की थी यहाँ पे, कितना अच्छे से कलर कोऑर्डिनेट कर रखा है मेरी मम्मा ने मुझे उस टाइम पर भी। तो एवरीथिंग वो बहुत अच्छे से प्लान करके रखते थे। और ये वैष्णो देवी की पिक्चर है, तो हमारी फैमिली में ऐसे है कि वैष्णो देवी लेके जाना होता है बच्चे को, तो वहाँ पर शी इज टेकन मी और वहाँ पर फोटो। और ऐसा ही एक और पिक्चर है, आई वॉजंट एबल टू गेट माई हैंड्स ओवर इट, उसमें पीछे बंदर बैठा है मेरे बिल्कुल पीछे। अच्छा, तो मतलब मम्मा मुझे ऐसे पकड़ के बैठे हैं और बंदर पीछे बैठा है मेरे तो मेरे फैमिली में ये जोक चलता है कि 2 बंदर साथ में बैठे हुए हैं तो आप कैमरा होलिक पर्सन थे या मम्मा ने ही बना दिया आपको? तो बचपन से वो ग्रूमिंग हुई है ना, कैमरे के सामने रही हूँ, हमेशा कैमरे का फोकस मुझ पे रहा है, कैमरा से कभी शाइनेस नहीं थी। कोई ऐसी कोई चीज है जिसपे आपको, जैसे हॉबी होती है कुछ लोगों की, हॉबी हो गई, या स्पोर्ट्स में आपको बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कौन सी हॉबी है? मैंने 4th क्लास से लेके 10th क्लास तक बास्केटबॉल खेला है, अपने स्कूल को, जोन को और स्टेट को रिप्रेजेंट किया है। एंड देन मैंने गिटार सीखा है। गिटार से याद आया, हमारे पास एक गिटार की भी फोटो है, मैं दिखाना चाहती हूँ स्टूडेंट्स को भी। ये आपने खुद खरीदा था ये गिटार या फिर किसी से? यस। तो हमारे स्कूल में समर कैंप्स होते थे, आप कुछ भी चूज कर सकते थे समर कैंप में। मैं हमेशा म्यूजिक चूज करती थी समर कैंप के लिए, सिर्फ कैंप के लिए। तो मैंने कैंप में 2 इंस्ट्रूमेंट सीखे हैं, एक गिटार एंड एक वो जो फुल फ्लेजेड यामाहा पियानो जो होता है। तो पियानो तो मैंने कभी खरीदा नहीं, वो स्कूल में ही था पियानो, और स्कूल के ही पियानो पे मैंने सीखा है। एंड देन गिटार। तो गिटार में मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा था सबसे पहले, तो जो सरगम होती है और जो हम सरगम में वो सीखते हैं, सारे गामा के अलावा होता था ना कि सा ग रे म ग प, ऐसे करके हम पूरा वो ट्यून और वो सब। पहले हाँ मैं हाँ, तो वो सारे सरगम और जितने भी लय ताल और ये सारा कुछ होता है, वो सारा कुछ सिखाया गया था हमें। ये पूरी अचीवमेंट्स हैं आपकी बेसिकली, आई वुड से। तो इसमें हर टाइप का आपको सर्टिफिकेट, अगर आप कभी आओगे तो मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये पूरी दीवार भरी हुई है आपने। पूरी, ये 1/4 है ऑफ ऑल दैट आई हैड इन स्कूल। ये सिर्फ स्कूल के हैं, ओके। कॉलेजेस के अलग हैं, मास्टर्स के अलग हैं, बट इसमें मतलब आपको पेंटिंग, डांसिंग, म्यूजिक, क्वायर, एकेडमिक्स, सारी चीजें, स्पोर्ट्स, सब मिल जाएगा आपको। मतलब शुरू से ही आप सर्टिफिकेट्स भी आपको मिले हुए हैं, और अभी भी मेरे को लगता है कि मिलते ही होंगे अभी भी। मतलब अभी मैंने कॉम्पिटिशन्स थोड़े कम हो गए हैं, बट अगर मौका मिले तो छोड़ूंगी नहीं। तो मेरे पास एक और फोटो है आपकी जिसपे आप जिम कर रहे हो, आई थिंक। ये मेरे पास फोटोज है आपकी। ये कब की फोटोज है आपकी? तो दिस वाज
पोस्ट कोविड 22 की बात है ये, तब आई वाज हैविंग, वो एक फितूर नहीं होता कभी कभार दिमाग में चढ़ जाता है, तो मुझे योगा का फितूर चढ़ा था। तो मुझे ये था, मुझे ना कैलिस्थेनिक्स बहुत अट्रैक्ट करा था क्योंकि कोविड में बहुत उछला था कैलिस्थेनिक्स। मैं कहा मुझे भी करना है, तो मुझे किसी ने बताया कि आप पहले योगा में अच्छा करो एंड देन यू कैन गो फॉरवर्ड। आपने क्लासेस ज्वाइन की या फिर घर पे ही कर रहे थे ट्राई? नहीं, तो भी हमारे एक सर थे जो सिखाते थे हमें, तो उन्होंने कहा कि ये रबर है। मेरा नाम रबर था क्लास में। क्यों? क्योंकि रबर कैसे भी मुड़ जाता है। ओके, मोल्ड जैसे मर्जी कर हाँ, लो। तो ये सारे जितने भी फोटोज हैं, दिस इज नॉट एक्सपर्ट लेवल। पहली बार मुझे बोला कि ऐसे करके दिखाना है धनुष आसन, पहली बार में अचीव करा था। तो उन्होंने फोटोज, ये हनुमान आसन बोलते हैं हम इसे, हनुमान आसन में हमने वो स्प्लिट्स होते हैं बेसिकली, फ्रंट स्प्लिट्स एंड साइड स्प्लिट्स। तो ये सारे चीजें जो हैं, जितने भी आसन है, ये सारा कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ था एंड देन फिर वो सर का एक्सीडेंट हो गया था और क्लासेस बंद हो गए थे। तो मैंने जिम ज्वाइन किया था। इस टाइम आप कॉलेज स्टूडेंट ही थे? नहीं, कॉलेज खत्म हो गया था। कॉलेज खत्म हो गया था? कॉलेज खत्म हो गया था, इस समय मास्टर्स चल रहा था। तो उस टाइम का ये पूरा सिनेरियो है, जो मतलब एक वो था कि हाँ मुझे करना है, एंड वो आया था मन में ना कि मैं पतला होके दिखाऊंगी वापस से, और ऐसे वाला टाइप में। तो अभी इंटर्नशिप वगैरह भी आपने की थी, जैसे अभी आपने मास्टर्स का बताया? तो मास्टर्स से पहले मैं 2 साल प्रैक्टिस करा, और ऐसा होता है BA LLB जब हम करते हैं तो लास्ट के 6 मंथ्स कंपल्सरी इंटर्नशिप होता है। उसके अलावा बीच बीच में भी इंटर्नशिप्स होता है, समर इंटर्नशिप्स, विंटर इंटर्नशिप्स। तो मैंने समर इंटर्न्स में तो बहुत मतलब अच्छे इंटर्नशिप्स करे हैं। विंटर इंटर्नशिप्स मस्ती होती थी, क्योंकि विंटर थोड़े टाइम के होते हैं ना, 3 मंथ्स समथिंग या 2 मंथ्स का या 1 मंथ? वीक्स का होता है आपके वीक्स का? 2-3 वीक्स का होता था विंटर इंटर्नशिप्स, एंड समर इंटर्नशिप्स मंथ्स के होते थे। तो समर्स में मजा आता था कि भाई ले चलो। अच्छा, आई एम अ वेरी समर पर्सन, मुझे विंटर्स पसंद नहीं है। दिल्ली की सर्दियों में पसंद है उल्टा। नहीं, दिल्ली की सर्दियों में मुझे रजाई से निकलने के लिए मत बोलो। आई हेट विंटर्स, और दिल्ली की तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो लेह लद्दाख और ऐसे वाले टाइप की तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मुझे ठंडक अच्छी नहीं लगती, मुझे गर्मियाँ पसंद है। अच्छा, ठीक है, तो मैं आई वॉज अ वेरी समर काइंड ऑफ पर्सन। तो समर उसमें इंटर्नशिप्स में बहुत मजे करते थे। विंटर इंटर्नशिप्स में मौत लगती थी कि क्यों आ गए यार। स्कूल टाइम में फिर रोते नहीं थे कि मम्मी मुझे सर्दियों में मत भेजो? नहीं, कभी नहीं रोई। ऐसा कुछ नहीं हुआ? क्योंकि मुझे आज़ादी स्कूल में मिलती थी, तो इसलिए कभी मैं रोई नहीं कि मुझे स्कूल मत भेजो या ऐसे करके, कभी कुछ नहीं हुआ मेरे साथ में। तो मैम, ये तो आपने बताया अपने योगा के बारे में, फिटनेस आपने बताया कि एक ही बार में आपने सीख लिया था। तो इसके सिवा कोई और हॉबी है आपकी? जैसे गिटार का भी आपने बताया, लड़कियों को बहुत शौक होता है। हाँ, तो वही एक वो इमेज थी ना स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, कि जो बंदा गिटार बजा रहा है बस उसके आसपास तो लोग रहेंगे, प्यार उमड़ेगा और ये वाला सारा कुछ। आप क्वायर में भी थे जैसे आपने बताया, तो म्यूजिक वगैरह का शौक था? आपने गाया है कहीं, सिंगिंग एंड? हाँ, तो क्वायर में मैंने गाया है। उसके अलावा मैंने कभी सोलो तो नहीं किया, डुएट भी नहीं किया कभी। आवाज उतनी अच्छी नहीं थी कि कभी सोलो कर पाऊँ, बट क्वायर में चल जाती थी मेरी आवाज़। फिर जब टीचिंग में आए तो बहरी आवाज़ हो गई। अब मेरी क्लास में बच्चे मुझे बोलते हैं मैम एक गाना हो जाए। मैंने कहा मैंने अगर सुर लगा दिया ना तो उसके बाद नहीं, अगर मैंने सुर लगा दिया तो ये जितने बच्चे क्लास में हैं ना, ये सारे भग जाएंगे। ठीक है, कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस, हमला अचानक हुआ था। अच्छा, तो ऐसे मान लेंगे ये। तो इसलिए अब मैं नहीं गाती बिल्कुल भी। बट तो मैम, कोई सॉन्ग जो आपको स्पेसिफिकली पसंद हो, कौन से लैंग्वेज के पसंद है आपको? बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी सॉन्ग्स कौन से? तो मैं सबसे ज्यादा पंजाबी सुनती हूँ। पंजाबी? ऐसा तो नहीं कहीं मैं पंजाब से इसलिए बोल रहे हैं आप? कुछ भी मान लो। तो पंजाबी सिंगर कौन सा आपको पसंद है, फेवरेट सिंगर? सतिंदर सरताज। हाँ, उन्होंने PhD कर रखी है अगर आपको? हाँ जी, म्यूजिक में तो मतलब अटमोस्ट रिस्पेक्ट। और फिर गुरदास मान जी, मतलब उनके तो गाने नेक्स्ट लेवल। आपके लिए किसी लड़के ने गाना गाया आज तक? जैसे गिटार तो आपने बताई अपने। हाँ, तो मेरे को एक गाना किसी ने डेडिकेट किया था। इनफैक्ट मेरी पंजाबी सॉन्ग्स की जर्नी ही उसी स्टार्ट हुई थी। तो he was the one जिन्होंने आपको लत लगा दी। हाँ, बिल्कुल। तो एक गाना है, कल्ले कल्ले तारे होते, अंबरा में सारे होते, वासु मेरा चले तेरा नाम लिखवा दिया। तो वहां से ये बब्बल राय का गाना, शायद बब्बल राय का गाना है ये। और वहां से स्टार्ट हुआ था मेरा ये पंजाबी गानों का वो क्रेज, जो लगाव, क्रेज। तो
आई थिंक वुड नॉट जस्टिफाई. आई एम ऑब्सेस्ड with पंजाबी म्यूजिक. Also एक दौर आया था औजला का, अभी वाला औजला नहीं, जब वो पुराने वाला औजला था ना, जब वो गाने लिखता था, जैसे डोंट लुक गाना आया था, ठीक है, तो ऐसे वाले जितने गाने आए थे ना उसके, कि उसका चिट्टा कुर्ता करके एक गाना है उसका, कि वो फिर रंगवा के आ गया चिट्टा कुर्ता क्योंकि उसकी लड़ाई हो गई है, नया सी सिवाया जट्टा कल सी सिवाया नया सी आया. तो पंजाबी समझ आ जाती है आपको? म्यूजिक समझ लेती हूँ मैं बोल नहीं सकती, मैं लिख नहीं सकती. ऑल्दो मेरी मम्मा लिख बोल भी सकती हैं पंजाबी, उन्होंने सीखी हुई है प्रॉपर. हाँ, बट सब हाँ, तो वो प्रॉपर पंजाबी पढ़ सकती हैं. तो हम जब पंजाब जाते हैं घूमने के लिए तो शी इज लर्नड अ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. मैंने सिर्फ स्पेनिश सीखी और उतना ही आता है मुझे बस. मैं क्योंकि पंजाब से होशियारपुर से हूँ मैं, तो चलो मैं, अरे वाह, मैं ना कुछ वर्ड बोलूंगी पंजाबी में, आपने मुझे उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बताना है कि इसका मतलब क्या था. कोशिश. चलो ठीक है. पहला सवाल मेरे से यही है आपसे कि ਤੁਹਾਡੀ क्लास कितने बजे है ਹੁਣ? 7:30 बजे. बच्चों को तो बताओ. अच्छा. मैंने क्या पूछा है, इसको ट्रांसलेट करो. तो इसका मतलब जो आपने मुझसे पूछा है उसका है कि आपकी अब नेक्स्ट क्लास कब है, और वो है 7:30. तो पंजाबी आप बोल नहीं सकते? नहीं, मैं बोल नहीं सकती. पंजाबी में आप समझ जाओगे? मैं समझ जाऊंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैम, इदा दा केड़ा सॉन्ग है जेड़ा तानू डिफाइन करदा? सो आपने पूछा ये है मुझसे कि अभी के टाइम का ऐसा कौन सा गाना है जो आपको डिफाइन करता है, एंड गाना है ड्रामा क्वीन. हाँ. ओके, नॉट पंजाबी बट बॉलीवुड सॉन्ग है ये ड्रामा क्वीन. कंगना रनौत वाला ना? नहीं, इसमें परिणीति चोपड़ा और ठीक है, वो वाला है कि अदाएं बड़ी फंकी करे है नौटंकी. तो वो आप पूरे को ड्रामा क्वीन है जिसने बंक भी किया, किसी को भनक. मैं बहुत ड्रामा करती हूँ, और मुझे सब लोग बोलते हैं कि मैम आपका फेस इतना एक्सप्रेसिव है ना, कि मतलब अगर आपको कुछ चीज बुरी लग रही है ना, आप मेरा फेस रिवील कर देगा कि भाई मैम को बुरा लग गया है. ठीक है. हाँ, तो ड्रामा क्वीन. आप रोई कब थे? रोई तो मैं बहुत हूँ, मतलब मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी रो जाती हूँ. तो एक डायलॉग है शाहरुख खान का कि अगर आप खुल के रो नहीं सकते तो आप खुल के हंसेंगे कैसे, डियर जिंदगी का. तो वो डायलॉग सुनने से भी पहले मेरी लाइफ का यही था कि मैं बहुत रोती हूँ, इसीलिए मैं बहुत हंसती भी हूँ. तो मेरा हमेशा आप देखोगे हाँ ही वाले चेहरे रहते हैं मेरे, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत रोती हूँ. इसलिए. और आज तक सबसे बुरी तरह जैसे कहते हैं ना कि लोग कहते हैं ब्रेकअप पे सबसे ज़्यादा दुख होता है या रोता है इंसान, मैं सबसे ज़्यादा रोई थी जब मेरा AIPMT का रिजल्ट आया था. AIPMT अब नीट बन गया है, अगर किसी को नहीं पता. हाँ. तो जब क्योंकि वो नहीं हुआ था तो मैं बहुत रोई थी. इसकी इमेज है मेरे पास, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ. हाँ, तो ये हंसदे चेहरे था, मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने दुख नहीं होता. हाँ, ये बहुत ज्यादा पंजाबी, ये बहुत ज्यादा चला था. एक घटिया सी पंजाबी में मैंने बोल दिया ये पिक्चर वही है. मैं बहुत रोई थी. यहाँ पे मैं किचन में खड़ी हूँ, मेरी मम्मा खाना बना रहे हैं. ये वाली इमेज, ये सेकंड इमेज है ना? हाँ, मैं मतलब मेरी आपको दिख रहा होगा जैसे करीना कपूर मूवीज में रोती है तो उसका पूरा ये पोर्शन रेड, ये पोर्शन रेड, मेरा फोरहेड रेड, मतलब मेरा ये पूरा जोन जो है मैं पूरे रेड हो जाती हूँ रोते होते. और मेरे यहाँ पे सारे नसें वसें दिखने लग जाती हैं. इसमें पिक्चर में नहीं दिख रहा है इतना क्लियरली, तो क्लियर नहीं हुआ, तो इस वजह से आप रो रहे थे. हाँ, और मैं ऐसे रोते रोते कह रही हूँ मम्मा बाप लोगों ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतना टाइम इन्वेस्ट किया है मेरे लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स जेन्युइनली बहुत करते थे. मुझे रोज़ क्लास के लिए छोड़ के आते थे, क्लास से लेने आते थे, और दूर था मतलब मेरा घर, फिर भी एवरी सिंगल डे इन लोगों ने किया है मेरे लिए. एंड 10th क्लास से बहुत कुछ. तो मैं अपने से ज़्यादा उन लोगों के लिए मुझे बुरा लग रहा था कि यार आपने इतना सब कुछ मेरे लिए किया और मैं नहीं कर पाई, मतलब मेरे से नहीं हुआ, या मतलब किस्मत में नहीं था, कुछ भी कह लो. मैं बहुत रो रही हूँ यहाँ पे. और ये मेरा स्टूपिड सा भाई है जिसने ये फोटो क्लिक करी है. इसकी एक वीडियो भी थी और आपको दिख रहा होगा, मतलब कान वान सब कुछ, मतलब मैं इतना रो रही हूँ. फिर भी आपका क्लैट की जर्नी शुरुआत वहीं से हुई थी, आई थिंक. बट हाँ, इसके 1 महीने बाद क्लैट का रिजल्ट आया था. तो जब ये रिजल्ट आ गया था तो क्लैट का रिजल्ट उसके बाद डिक्लेयर हुआ था. मैम, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है मैम. वो है ना कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है. तो मुझे यहाँ से निकाला इसलिए गया था क्योंकि मेरी स्टार्स मुझे क्लैट में लेके आना चाहते थे, लॉ में लेके आना चाहते थे. यही रीजन. तो इसी के बिल्कुल साइड में वो मेरी 12th क्लास की इमेज है. पफ किया हुआ है आपने. आई थिंक उस पफ वाला बड़ा क्रेज था लड़कियों को, बहुत ज्यादा मिनी स्कर्ट्स. हाँ. तो स्कूल की ड्रेस थी ये मेरी विंटर्स की. हाँ,
हाँ अलाउड था स्कूल में फोन? नहीं नहीं नहीं, मम्मा का टैब चुरा के लेके गई थी मैं ये। God, तो कौन मम्मा सी क्लास टीचर के हैं हैं? तो उनको टैब्स मिलते थे, दिल्ली गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट है वो हाँ। टैब्स देते हैं टीचर्स को। तो टैब है मम्मा का, फोन तो नहीं लेके जा सकते थे ऑब्वियसली, तो टैब ले गई थी मैं बैग में डाल के चुपके से, और मतलब चुपके से टैब लेके गई, इतना बड़ा जो अलग से दिखेगा। ये आई थिंक 11th या 12th में थी मैं, तब की बात है, मतलब सीनियर ईयर्स की बात है, ये तो मुझे पक्का है। और इसमें टाई ढंग से विजिबल नहीं है, बट वो वाली टाई जो थी ना, वो स्पेशल टाइज होते थे हमारे उसमें, जो प्रीफेक्ट्स बनते थे लोग। तो प्रीफेक्ट थे आप? हाँ हाँ हाँ, तो मैं हाउस कैप्टन थी एंड मैं प्रीफेक्ट थी इस पिक्चर में। और आपको दिख रहा होगा इतनी सी स्कर्ट और इतनी सी सॉक्स पहनी हुई है मैंने। हाँ, इतनी सॉक्स, इतनी वो, और वो स्टाइल था उस टाइम पे। और प्रीफेक्ट होने के बावजूद मैंने ये स्टाइल मारा है, और इतना बड़ा पफ बना के जाती थी, और प्रॉपर पफ बनता था, मतलब ऐसा नहीं है जैसे कुछ गर्ल्स का तो होता था ना बिखर जाता था। हाँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल 2 पिन से पूरा पफ टिकाती थी मैं अच्छे से प्रोफेशनली। तो आपको मतलब टीचर्स ने बोला नहीं कि नहीं आप प्रीफेक्ट हो, अगर आप ही नहीं होगे तो बाकी कैसे फॉलो करेंगे? बस यही तो ब्यूटी थी अच्छे मार्क्स लाने की, कि बच जाते थे हमेशा, कोई रोक टोक नहीं हुई। और इसके साथ में एक उस टाइम पे चलती थी बेबी लिप्स। हाँ, मेबेलिन की छोटी सी पिंक कलर की, रेड कलर की बेबी लिप्स पॉकेट में, वो पॉकेट में हम छुपा के बेबी लिप्स लगा के पफ बना के और ऐसे स्कूल जाती थी मैं। तो ये प्रीफेक्ट होने के बाद मैंने ये काम किया है। तो पकड़े नहीं गए कि टैब कहाँ है? मम्मा ने पूछा नहीं कि टैब कहाँ चला गया? बाय चांस बच गए। और जब ये हुआ था तो हम 5 लड़कियां थे, साथ में वॉशरूम गए हैं पांचों की पांचों, टाइम करके कि सुन अगले दिन क्लास में लंच के सेकंड वाला पीरियड, लंच के बाद सेकंड पीरियड जो होगा उसमें मिलना है वॉशरूम में उस वाले फ्लोर के। तो ये हमारे फ्लोर के भी नहीं है, ठीक है। और हम सब मिले हैं, और मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं टैब लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था अगर किसी ने मुंह खोल दिया तो गए। तो इन लोगों के लिए भी उतना ही सरप्राइज था जितना मतलब किसी और के लिए होता। तो तू फोन लेके आई, तू टैब लेके आई, अच्छा अब इस पूरे यूनिफॉर्म में टैब कहाँ छुपाई है ये तो पूछो। हाँ, कहाँ था? क्योंकि टैब पॉकेट में तो आएगा नहीं, ड्रेस है आई थिंक, स्वेटर के अंदर लगा के, और फिर उसके बाद टैब लेके और फिर वॉशरूम में फोटो वोटो क्लिक कराए। तो बहुत पकड़े नहीं सारे। गए। ये आपकी नेक्स्ट कौन सी इमेज है? ये है NBPGR की है ये। तो ये लैब है ऑल ओवर इंडिया, एक ही लैब है जहाँ क्रायो प्रेजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो PhD स्टूडेंट्स होते हैं उनके अलावा किसी को एडमिशन नहीं मिलता। सो दिस इज द 4th और द 5th वीक जब मैं गई थी। तो एक बहुत एंशियंट सीड था हमारे पास में। तो ये ऐसा सीड है जिसको अगर हम उगाएंगे तो ये यहाँ पे ये सैपलिंग बनना स्टार्ट हो गया है, इसकी रूट्स एंड बड्स जो है वो आ गए हैं। अभी तो मुझे एग्जैक्ट टेक्निकल टर्म्स याद नहीं है, बट हाँ। तो ये जब फ्रूट बनेगा, अगर ये बन जाता तो मतलब मेरा प्लांट तो मर गया था, बट अगर ये फ्रूट इसमें आता तो इस केले में बीज होते। ओके। हाँ, तो मतलब जो एंशियंट वैरायटी होती है बनानास की, उसमें बीज होते थे। तो हम रिप्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें वो वाला वैरायटी वापस से मिल जाए, बिकॉज इट वाज राइपर, इट वाज थिकर, इट वाज मोर न्यूट्रिशियस। इसीलिए तो ऐसे बहुत सारी स्टडीज़ थे जिनमें से मैं बनाना वाले कल्चर के लिए सिलेक्ट हुई थी। एंड 3 months के लिए, तो मतलब जो समर वेकेशंस था, वो इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन, हाँ, तो उस टाइप का इंटर्नशिप मैंने यहाँ पे किया है। एंड ये जो लास्ट इमेज, हाँ, ये स्नैप से पीड़ित जनता में मैं भी थी एक टाइप पे। तो मैम इसका टाइमिंग क्या था आपका? तो टाइम रहता था आपको मॉर्निंग में 10 o'clock कोर्ट पहुंचना था, डायरेक्ट कोर्ट जाते थे हम लोग, और उसके बाद रात का कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो 9 बजे, 10 बजे, मैं 11 बजे तक भी कभी कभार कोर्ट में ही बैठी हुई हूँ, क्योंकि कभी हम ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, कभी हम रिसर्च कर रहे हैं, अगले दिन के लिए कुछ नई चीज़ आ गई है, हमें कोई फाइलिंग करनी है, तो ये रहता था। इंटर्नशिप में कोई टाइम नहीं था। लकीली जब मैंने खुद ने प्रैक्टिस करी तो आई गॉट गुड सीनियर्स, तो वहाँ पर वो आराम से 8 बजे तक छोड़ देते थे। कितने टाइम तक मैम आपने इंटर्नशिप की थी? ये तो 6 महीने का अत्याचार था भाई मेरे ऊपर। अत्याचार? तो भाई लेने आता था जब आप लेट हो जाते थे? कोई नहीं आता था लेने, बिकॉज मैं दिल्ली हाई कोर्ट के पास रहती थी। पास ही था। हाँ, तो वॉकिंग डिस्टेंस था, तो इसलिए बस एक सहारा था जो उस समय से आज तक रहता है, दैट इज ईयर प्लग्स। तो मैं ईयरफोन्स लगा के हमेशा जब भी मेरे को ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होता है तो वो ईयरफोन्स काम करते हैं। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा मैंने फ़ोन में कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि कभी कभार ना बहुत गुस्सा आता है, आप सीनियर को बोल नहीं सकते हो कुछ भी, तो वहाँ पर आप लगाओ, थोड़ा काम डाउन करो अपने आप को कि भाई गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। एंड ये तो मैं क्लास में भी करती हूँ। तो कभी कभार बच्चा कुछ ऐसे बोल देता है तो मैं हमेशा क्लास से पहले मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें से कोई गाना सुन के चली जाती हूँ। और कभी कभार क्लास के बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं
शांत करने के लिए शुरू हो जाते हो आप कि भाई एक एक चीज सुन लेते हैं ताकि ताकि मैं इन बच्चों के ऊपर ना फट जाऊं, क्योंकि वो रूप। तो अभी जैसे आपने ईयरफोन्स का बता ही दिया है, जिक्र कर ही दिया है, लेक्चर का भी करिए, तो मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, व्हाट्स योर गो टू एनर्जी बूस्टर बिफोर अ लेक्चर? तो एक गाना है खड़के गिलासी, खाड़ी के गिलासी, जो पुराने वाला है, पंजाबी है? हाँ जो पुराने वाला है, जो नया वाला नहीं, वो रीमिक्स्ड वर्जन नहीं, पुराने वाला, तो मैं वो सुनती हूँ। और मुझे नहीं पता क्यों अच्छा लगता है मुझे, बट मुझे अच्छा लगता है। तो लेक्चर से पहले आप कब कहाँ पे वॉशरूम में जाओगे? तो मतलब लेक्चर से पहले मैं हमेशा 10 मिनट्स पहले चले जाती हूँ और वो गाना 2 या 3 बार ऑन रिपीट सुन के और उसके बाद जाती हूँ, तो एनर्जी मेरी पंप्ड अप रहती है, हाई एनर्जी पे जाके। बैटरी तो ऑलवेज चार्ज ही रहती है। पंजाबी आ गए हुए नहीं, तो ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब अभी पंजाबी सॉन्ग जितने आप सुन भी रहे होंगे तो वो बीट जो अलग होती है, तो नाचना पसंद है? भांगड़ा आता है आपको? भांगड़ा नहीं, गिद्दा कर सकती हूँ। गिद्दा कर लेते हो आप? हाँ मैं गिद्दा कर सकती हूँ। मैं सीखा था मैंने। अच्छा, ये तो मैंने सीखा था, प्रॉपर सीखा। मतलब आपने हर चीज सीखी हुई है। एक फोटो भी है मेरे पास जिसपे आप रंगोली बनाई हुई है आपने, तो वो भी मेरे पास रंगोली मैंने मम्मा से सीखी है। ये इमेज है मेरे पास, तो ये आप ही ये इस साल की दिवाली की है। आप ही ने ये बनाई है? हाँ, तो ये इस साल की दिवाली की है, ये उससे पिछले साल की दिवाली की है और ये उससे पिछले साल की दिवाली की है। हम रंगोली बना रहे हैं। आपने सीरियसली आपने बनाई है? हाँ, एवरीथिंग, एक चीज। और ये पता है एक्चुअली राम और सीता बनाना बहुत आसान था, उसके बाद जो बाहर का बाउंड्री है ना वो बहुत मुश्किल रही। मुझे तो मैम इनको बनाना भी बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। तो हमने ये किया था और ये एक्चुअल फ्लावर्स हमने रखने की कोशिश कर रहे थे, बट वो बहुत डल लग रहे थे, तो हमने फिर वापस से उस पे। आपने अकेले बनाई है या फिर हेल्प आउट की है ब्रदर ने या फिर मदर ने? तो मेरा भाई आके क्या करता है बीच बीच में, ये दिवाली का काम है सब, ये सबसे ज़्यादा मैंने दिवाली पे बनाई है। उसके अलावा कभी जैसे हमने नया घर लिया उसके लिए या ऐसे कोई ओकेजन हुआ तो अलग बात है, अदरवाइज ज़्यादातर हम दिवाली पे ही बनाते हैं, हमारे घर में ट्रेडिशन है। और मेरा भाई क्या काम करता है इसमें आके कि आय हाय ये क्या कलर डाल दिया, ये हटा ना, आय हाय ऐसे कौन दिखता है, ये किसकी नाक होती है ऐसी, भाई इंसानों की नाक करने वाला। हाँ, नहीं तो वो टिपिकल जैसे सास वाले कमेंट्स होते हैं ना, वो सास है मेरी सास है, शादी से पहले वाली सास। तो ये कलर क्यों छोड़ दिया, यहाँ पे ऐसे क्यों दिख रहा है, ये ऐसे क्यों नहीं दिख रहा, हेल्प आउट नहीं करेंगे, बस थोड़ा बीच में मस्ती मजाक आके वो सास वाले टॉन्ट करके चले जाएगा। ये मैंने अपनी मम्मा से सीखा है। तो माय मम्मा इज एन अमेजिंग मतलब एट ड्राइंग, उनका आर्ट एंड मतलब जो मैंने देखा है उन हर चीज बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। अब बचा क्या, गिटार बजा लेते हो आप, ठीक है, योगा भी हो गया, बहुत बच गया है, बहुत बच गया अभी तो मतलब अभी बचा क्या है? मैं बताती हूँ क्या बचा है। मुझे एवरीडे टास्क्स नहीं आते, जैसे कि मतलब गाड़ी स्कूटी बाइक चला लेती हूँ मैं, बट अगर वो खराब हो गए तो मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, मतलब नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। नहीं, मैं उसके अंदर का कुछ नहीं जानती, बाहर से मैं कर लूंगी। अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया, मुझे बल्ब चेंज करना नहीं आता, ये बेसिक चीजें जो। तो पहला कौन सा इंसान होगा जिसको फोन करते हो फिर आप? ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है? पापा, हमेशा पापा। अगर मैं कहीं पे भी कभी भी मुसीबत में हूँ, मैं एक ही कॉल कर सकती हूँ अगर, या लास्ट के 20 सेकंड बचे हैं, जिंदगी खत्म होने वाली है उस समय, वो 20 सेकंड्स में मैं पापा को कॉल करने वाली हूँ, क्योंकि पापा इकलौते ऐसे इंसान है, वो दुनिया में कहीं पे भी हो, अगर उनके पास अपना फोन है और उनके पास मेरा फोन आ रहा है तो वो कभी मिस नहीं करेंगे उस कॉल को। हमने किया है प्रैक्टिकल में। तो अच्छा। हम गाड़ी में बैठे हुए थे 3 लोग, मम्मा, मैं और भाई। मम्मा ड्राइव कर रहे थे और हमने मम्मा ने पापा को कॉल किया, पापा ने नहीं उठाया, भाई ने पापा को कॉल किया, पापा ने नहीं उठाया, मैंने पापा को कॉल, साइमल्टेनियस कॉल जा रहे हैं, एक के बाद एक, और मैंने पापा को कॉल किया। आई थिंक सेकेंड या थर्ड बेल में पापा ने बोला हाँ बेटा बोल क्या हुआ, और मैंने बोला पापा मीटिंग में हो, कहते हाँ। तो फोन उठा लिया, मीटिंग में फोन उठाया, एंड माइंड यू ही इज इन DRDO। आप मीटिंग की सेंसिटिविटी सोच सकते हो, बट उन्होंने मेरा फोन उठाया है। तो मैं इतनी पैम्पर्ड, इतनी स्पॉइल्ड किड हूँ बचपन से कि मेरे पापा कहीं पे भी हूँ वो फोन उठाएंगे। और अगर मैं किसी भी दुनिया की मुसीबत में हूँ, गॉड हैज गिवन मी द ग्रेटेस्ट फादर, वो हमेशा फोन उठाएंगे और मेरे को कुछ भी हेल्प चाहिए होगी ना वो करेंगे मेरे लिए। So ma'am, what was your funniest moment in your class? तो LOL मूवमेंट हुआ था, लॉल मूवमेंट, कि मैं बच्चों को कुछ समझा रही थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट के प्रोएक्टिव स्कीम्स के बारे में। तो लीगल की क्लास चल रही है। अब हर किसी की लाइफ में ऐसे दोस्त होते हैं ना, या लोग होते हैं कि ये तो सबसे लास्ट में ही कॉल उठाएंगे या नहीं उठाएंगे।
तो मैंने कहा चलो यार ऐसे ही लोगों को कॉल करते हैं। मेरे को ये बताना था, वो अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में वो नहीं आता है कि सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी को OTP मत दीजिए, हाँ साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, मुझे वो बताना था बच्चों को। तो मैंने कहा चलो यार कॉल कर देते हैं, मुझे पता है ये 3 लिचड़ लोग हैं, कभी कॉल नहीं उठाने वाले हैं। एक ने कॉलर ट्यून लगा ली है, अच्छा, दूसरे ने ट्रिंग ट्रिंग बजी है दूसरे के में, और तीसरे के में उसने पहली बेल पे फ़ोन उठा लिया है। जो उठाता नहीं कभी फोन नहीं उठाते, उसने उठा लिया, वो उसने फोन उठा लिया। और बच्चे हंस हंस के नोट पड़े हुए हैं कि मैम -999 और हो गया है आपका, हाँ, और उसके बाद सबका कॉल बैक आ रहा है क्लास के बीच में। मैंने कहा यार एक एग्जांपल देना था, वो भी नहीं दे पाए, फ्लॉप हो गया। हाँ, तो वो तो बहुत ही फनी था और बहुत वियर्ड था, बहुत ऑकवर्ड हो गई थी एक्चुअली में क्लास के बीच में। तो मैम फोन से रिलेटेड तो काफी बातें होगी, तो मेरा पहला क्वेश्चन भी फोन से ही आने वाला है, फोन से रिलेटेड। So ma'am, what was your search history on Google? क्या सर्च किया था आपने? देखो फोन दिखाना भी है, प्रूफ कुछ डिलीट नहीं होगा। देखो अभी जो चीज़ें आपको मैं दिखा सकती हूँ वो है ट्रेटर्स एपिसोड 10, चक्षु मैम PW, अपने बारे में ही सर्च कर रही हूँ, गूगल पे सर्च कर रहे हो आप? हाँ, कि मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। आप? हाँ मैं आ रही थी। फिर उसके बाद में वो डेस्टिनेशन वगैरह और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह देखती रहती हूँ मैं। बाकी जो चीज़ें होती है वो मैं इनकॉग्निटो पे सर्च करती हूँ। तो ऐसा क्या सर्च करना पड़ रहा है आपको? ठीक है, जोक्स अपार्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि लास्ट चैट आपने किसके साथ किया ऑन व्हाट्सएप, ऑन स्नैपचैट, ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम? पहले मेरे को व्हाट्सएप का बताओ। तो व्हाट्सएप की लास्ट चैट तो मेरी हमारे एजुकेटर्स के ग्रुप की है, क्लैट एजुकेटर्स के ग्रुप की है। स्नैपचैट पे मेरी लास्ट चैट जो है वो मेरी कॉलेज बेस्ट फ्रेंड के साथ में है। स्नैपचैट पे भी चैट करते हो? स्ट्रीक्स वाला तो मेरा तो है ही, तो स्ट्रीक तो सबसे ज्यादा किसके साथ बनी है स्ट्रीक्स? एक दोस्त है मेरा, उसके साथ में है मेरी सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रीक। तो कितनी है? 1060, ये दोस्त 1360। हाँ, दोस्त के साथ इतनी लंबी बना लिया। हाँ। तो एक वो है, बट उसके अलावा मेरी जो कॉलेज बेस्ट फ्रेंड है दीपिका, उसके साथ में मेरी लास्ट चैट है स्नैपचैट पे। और इंस्टाग्राम पे तो बच्चों की कोई क्वेरी थी जो मैंने सॉल्व करी थी। मेरी पर्सनल आईडी तो मैंने बंद कर रखी है अभी, बट हाँ, जो मेरी ऑफिशियल आईडी है। सो हैव यू एवर स्टॉक्ड योर ओन स्टूडेंट? बहुत बार। ऑन इंस्टाग्राम? बहुत बार। सीरियसली? हाँ। कोई एक ऐसा कोई नाम नहीं लूंगी, बट हाँ, जैसे क्लास में बच्चे आके बोलते हैं ना मैम हम तो फिर मैं उसका नाम याद करके और उसके बाद उसका पूरा इंस्टाग्राम देख लेती हूँ कि तू कितना ऊपर है और कितना पानी के अंदर है। पहले मैं तेरे को देखती हूँ। तो हाँ, कि पहले तो तेरा ही देखें, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, तो गेम बजाने से पहले देखना पड़ेगा ना फील्डिंग कैसी सेट करनी है बच्चों की। तो खैर लाइटर टोन में था वो तो, बट हाँ मैंने काफी बार बच्चों का देखा है। जैसे बच्चों का बता रहे हो कि नाम याद कर लेते हो, है ना? तो ऐसा कोई नाम जो आपको सबसे ज्यादा गंदा लगता है, नाम पसंद ही नहीं है वो? मतलब ऐसा कोई हेट्रेड नहीं है, बट एक इंसान की वजह से नाम से हेट्रेड हो जाती है ना, तो मुझे सचिन नाम पसंद नहीं है। सचिन इसीलिए तो नहीं क्योंकि मीम भी था लप्पू सा सचिन है। बोलना उसे आवे ना, झिंगूर सा दिखता है। तो ये रीजन तो नहीं कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैम ऐसा कोई मीम जो आपको डिफाइन करे? वो एक मीम है ना, वो गंजी से अंकल हैं और ऐसे खड़े हुए हैं क्रिकेट स्टेडियम में, समझ वो मीम मुझे डिफाइन करता है अपनी क्लास में अगर बच्चों को ज्यादा तंग करे। बहुत बार ऐसे बहुत सारे मीम्स का रेफरेंस पे देती रहती हूँ क्लास में बच्चों को। तो वो मीम है जो मुझे डिफाइन करता है, क्योंकि जब मैं भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती हूँ, कुछ ऐसा होता है ना कि बच्चा कुछ ज्यादा वो कर रहा होता है, तो मैं भी ऐसे खड़ी हो जाती हूँ। हाँ, तो फिर मैम बच्चे आपको किस तरह के पसंद हैं? कुछ होते कि मैम बहुत ज्यादा कुछ सवाल पूछते हैं वैसे पसंद है, या फिर मस्ती मजाक करते हैं मैम? कुछ बच्चे होते हैं कि मैम आप कोई जोक क्रैक करते हो उसी से बच्चे को वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, उसको है ना समझ में आता है जल्दी। तो कैसे बच्चे आपको पसंद है? मुझे बच्चे ऐसे पसंद है जो मजाक मस्ती के टाइम पे मजाक मस्ती और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो करो शिद्दत से करो, पढ़ रहे हो तो शिद्दत से पढ़ो, मस्ती कर रहे हो तो पूरी मस्ती करो। तो ऐसा बच्चा पसंद है जो कंपार्टमेंटलाइज कर सकता है, पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई और मजे के टाइम पे मजे, बस। तो मतलब इस तरह के। तो आप तो बिल्कुल नहीं ऐसे, आप तो मतलब नहीं, मैं भी ऐसी थी। टॉपर में आते हो भाई आप तो मैं टॉपर इसलिए ही थी, पकड़े ही नहीं गए आप। बच्चे तो यहाँ पे पकड़ लेते हो आप। तो ये कभी मतलब नहीं किया मैंने। अगर मैं खेल रही हूँ तो पूरा ध्यान खेलने में है।
तो मैंने ये कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत अच्छे से सीखी है लाइफ में कि आप जो कर रहे हो उसको पूरी उससे करना है, मतलब ईमानदारी से करना है, उसमें कोई धोखाधड़ी नहीं करनी है, और किसी और के साथ क्या, खुद के साथ नहीं करनी है। तो ये तो आपने बच्चों के साथ एक्सपीरियंस बताया, ऑलमोस्ट आपको 3 महीने कंप्लीट होने ही वाले हैं मैम, तो आपका फेवरेट कलीग कौन है? ऐसा कोई जिनके साथ आप बहुत अच्छे से बॉन्ड बन गया हो? मैम मेरे तो बहुत सारे सीक्रेट्स आपको पता है जो मेरे दोस्तों को नहीं पता, वो भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो मतलब आप छुपा रहे हो, है ना? नहीं, अरे आपकी आंखों से मैं मोहित हो गई हूँ बस। ठीक है, तो ये तो होती है हमारी अनफिल्टर्ड बातें, तो कुछ हम स्नीक पिक कर लेते हैं। व्हाट्स इन योर बैग? तो मैम आप बैग भी लाई हो, तो मैं देखना चाहती हूँ कि लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज मैम रिवील करेंगे कि मैम ऐसा क्या कैरी करते हैं अपने बैग में, सब दिखाना है मैम आपने। तो एक तो है आधार कार्ड हमेशा। मैम आधार कार्ड पे एक बार फोटो दिखा दो। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये दिखाने लायक चीजें नहीं है। फिर उसके अलावा आई हैव कुछ कैश है, ओके, इयररिंग्स हैं, ये तो आई थिंक हर लड़की के पास मिल ही जाएंगे आपको। फिर कुछ खुला सा पैसा रखा हुआ है मैंने, कैश वैश, ऐसी कोई सारी चीजें। उसके अलावा अच्छा, केचप, मैं बहुत बड़ी केचप फैन हूँ, तो ना मैं ऐसे खा लेती हूँ। हाँ, आई हैव दिस, पता नहीं क्या वियर्ड सी हैबिट है, अगर मेरा बीपी कभी लो होता है तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ केचप, और ऐसे पैकेट, आई हैव सो मेनी पैकेट्स ऑफ केचप मेरे बैग में। मैं अब भी दिखा सकती हूँ आपको, 2-3 पैकेट्स तो मेरे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं केचप के, कि मैं ऐसे, तो मतलब ऐसे ही आप ले, हाँ ऐसे ही खा लेती हूँ। ठीक है, सो दिस। उसके अलावा एक चीज़ मैं हमेशा रखती हूँ, ये मेरा वो कार्ड है जिसमें मेरी चश्मों का नंबर है। तो एक बारी इसके पीछे स्टोरी हुई थी कि मेरा चश्मा टूट गया था और मैं कहीं ट्रिप पे गई हुई थी, तो ये मैं अब अपने साथ रखती हूँ कि अगर मुझे अचानक से कभी बनवाने पड़ जाए, हाँ नहीं, मेरे को याद नहीं रहता, बिकॉज मेरा सिलिंड्रिकल नंबर भी है, तो मुझे याद नहीं रहता, तो ये मैं अपने पास रखती हूँ कि कभी भी बनवाना पड़ जाए, यार ये लो, ये बना दो। और ये वाला चश्मा ऐसे ही बना था कि वो पुराना वाला टूट गया था और बहुत गंदी तरह टूटा था, ट्रक चल गया था उसके ऊपर से, ट्रक चल गया था। फिर इसके अलावा आई हैव दिस ब्रेसलेट जो श्रुति ने मुझे दिया था जाते हुए, एंड इसमें कुछ, एंड इसमें ये चीज़ें उसने ऐड करवाई हैं स्पेशली, और हर चीज़ का एक मतलब है यहाँ पर। तो आई डोंट वेयर इट ऑफन क्योंकि ये खराब हो जाएगा, तो संभाल के रखी। हाँ, ये संभाल के। बच्चों ने आपको कोई गिफ्ट दिया है? कोई ऐसा मोमेंट है आपका बच्चों के साथ? दिया है, लाई नहीं हूँ। नहीं। उसके अलावा आई हैव ये रोज किसने दिया है? ये प्लास्टिक में है? हाँ, ये प्लास्टिक है क्योंकि ये मरेगा नहीं। कब का? और 8-10 साल हो गए इसको। 8-10 साल हो गए हैं इसको? सीरियसली? हाँ, इसके सारे पत्ते झड़ गए हैं नीचे वाले, बट ऊपर के सारे हैं। और मैंने हमेशा सबको बोला है कि आई डोंट लाइक फ्लावर्स, जो प्लग्ड फ्लावर्स होते हैं मुझे पसंद नहीं है, वो मर जाते हैं। तो ये किसने दिया आपको? देख रहे हो स्टूडेंट्स, मैम को फ्लावर मिला, वो भी 8-9 साल से संभाल के रखा है। हाँ, तो ये किसने दिया था? वही कल्ले तारे वाले ने तो नहीं दिया ये आपको कहीं? कौन? कल्ले तारे, जिसने आपके लिए सॉन्ग डेडिकेट किया था। कह सकते हो आप। हाँ, तो ये संभाला हुआ है। यस। उसके अलावा ये एक छोटा सा बैग मैंने रख रखा है, इसमें दवाइयाँ और जो ऐसे चीजें कि भाई कभी भी व्हाट इफ में बहुत जीती हूँ कि क्या पता ऐसा हो जाए, तो मैं थोड़ी चीजें अपने पास में कैरी करती हूँ उसके लिए। उसके अलावा कोम है और थोड़ा बहुत मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने पास में रखती हूँ। उसके अलावा ये एक झुमका है, इसका आधा पार्ट झुमका गिरा रे, ये आधा पार्ट उसके पास है, मेरी फ्रेंड के पास में, और आधा पार्ट मेरे पास है। तो ऐसा क्यों? कुछ है इसके पीछे कहानी, बट ये आधा ही झुमका है मेरे पास में, और इसका एक और जो झुमका है, एक और हाँ, वो उसके पास है। सो दिस इज अ बुक, ये पूरी लॉ की बहुत सारे। तो आपको पढ़ना भी पसंद है, लाइक रीडिंग? हाँ, तो मतलब किस टाइप की आपको बुक्स पसंद है? लाइक एजुकेशनल से रिलेटेड? तो मैं सबसे ज्यादा लॉ से रिलेटेड बुक्स पढ़ती हूँ, तो इसमें आई थिंक 15 लॉज हैं, जो एक किताब में 15 लॉज हैं। ये बेयर एक्ट टाइप है, तो वो मैं अपने पास में रखती हूँ हमेशा, कि जब भी व्हेन एंड वेयर आई गेट अ चांस मैं वो। उसके अलावा क्लचर्स, बाकी हमारी जो लड़कियों के होते हैं वो सारी चीजें। लॉयर्स के लिए होता है ना कि क्या रखते हो ऐसी आप जेबी में, तो क्या है, व्हाट्स इन योर पॉकेट? तो मतलब लॉ ने मुझे ये सिखाया कि यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड। तो चिट्स रहती थी पॉकेट्स में। अभी सम थिंग्स विच आई ऑलवेज कैरी, आज भी हमेशा हर जगह
आर सम पेन्स, हमेशा वर्किंग कंडीशन का पेन होना चाहिए। कि जैसे होता है ना कॉल पे पापा अचानक से मांग लेते हैं पेन, वो वाला तो हमेशा रहता है। आई वाज ऑलवेज द डॉटर डॉक्यूमेंट नहीं मिलने और एक पेन हमेशा मिलते थे मेरे, आपके मिल जाते हमेशा। तो पापा कभी भी पेन मांगेंगे, पापा नोज इट फॉर अ फैक्ट कि मेरे पास नोटबुक और पेन तैयार मिलेगा। कभी भी जाओ मेरे रूम में आ जाओ, कोई भी पेन उठा लो उसमें से रैंडम, और कहीं से भी कोई वैसे नोट पैड रहता है मेरे रूम में हमेशा अलग से, आप उठाओ लिख लो। तो आई ऑलवेज फाइंड कि हर दूसरे तीसरे दिन कभी ना कभी पापा ने किसी ना किसी नोटपैड पे कुछ ना कुछ लिखा ही हुआ होता है। और उन्हें पता है ये बात कि भाई के रूम में जाएंगे या कहीं पे भी और जाएंगे घर में नहीं मिलेगा, चक्षु के रूम में आते हैं वो सीधा, क्योंकि उन्हें पता है कि मिलेगा। अच्छा। तो ये एक पेन की तालीम तो मुझे खैर मेरे पिताजी ने ही दी थी। इसके अलावा ये एक कार्ड है, इसकी फोटो मैं दिखा सकती हूँ। ये कार्ड है जो एडवोकेट्स का कार्ड होता है, ये मुझे ट्रैफिक चालान और बहुत सारी चीज़ों से बचा देता है। तो ये वो कार्ड है। और उसके अलावा ये स्टैम्प है मेरी जो हम यूज करते हैं एज एन एडवोकेट। तो मतलब एडवोकेट्स ये चीजें कंपल्सरी अपनी पॉकेट्स में रखते ही रखते हैं। हाँ, तो आई थिंक एवरीबडी हु इज इनटू लॉ उसको कुछ चीजें तो हमेशा याद रखनी चाहिए कि भाई अपनी आईडी प्रूफ हमेशा आपके पास होना चाहिए, चाहे आपने पार्टी करने जाना है या तो आपने संभाल लेगा आपको। हाँ बिल्कुल, तो ये चीजें तो हमेशा होनी चाहिए। बट देन अगेन विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी आपने नहीं भूलनी है, कभी आपने नहीं वो करना है। एग्जैक्टली। तो मैम अब आते हैं थोड़ा रैपिड फायर पे, 1-on-1 क्वेश्चंस होंगे और आपने आंसर भी 1 लाइनर में देना है। सो मैम आपने म्यूजिक का भी बताया और मीम का भी बताया, तो व्हाट लव्स, मतलब ऐसा कौन सा मीम, आपने तो बता ही दिया है, तो मीम और म्यूजिक एक चुनना। म्यूजिक ओके। कैट और डॉग? डॉग्स। तो आपने पेट कभी रखा है? अरे बहुत मांगा, वो मम्मा पापा भाई से ही परेशान थे तो कभी नहीं दिया। हाँ, तो अभी पंजाबी सॉन्ग आपका प्लेलिस्ट पे टॉप पे कौन सा है? पंजाबी सॉन्ग? हाँ, सुरमेदानी। सुरमेदानी मैम थोड़ा सा। सुरमेदानी वरगाए मेरा माही वे होर मैनू की चाहिदा। इसकी मूवी भी है, देखी आपने? देखी है मैंने, मूवी देखी, समझ आई आपको? बिल्कुल। कैसा लगा आपको? पंजाबी तो आपको समझ आ जाती है ना? बिल्कुल। और आई थिंक वो बहुत सच्चाई पे बेस्ड है कि एक स्टिग्मा अटैच्ड है सिंगिंग से रिलेटेड, आज भी है बहुत जगह। अगर आप जाओगे, फॉर दैट मैटर मेरे खुद के घर में भी है। तो जब मैं छोटी थी, जब मैं गाने गाती थी, तो मेरे दादा दादी बोलते थे कि ये सब नहीं चलेगा, सास के घर जाओगे तो सास बोलेगी। तो आई ऑलवेज हैड दैट अपब्रिंगिंग, जो होता है ना कि तुम बड़ी लड़की हो घर की, तुम ऐसे बोलोगी, ऐसे कहोगी तो कैसा होगा वाला टाइप की अपब्रिंगिंग थी मेरी। तो मुझे भी नहीं गाने देते थे गाना, तो वो मूवी के साथ मैंने बहुत रिलेट किया था, वो मेजर रिलेटेबल हो गया था। वो रिलेटेबल, एक तो हो भी म्यूजिक लवर एंड फिर वही रिलेटेबल चीजें। मैम फूड व्हिच यू ऑलवेज ईट? मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं, अगर एक फूड जो आप हर टाइम खा सकते हो फॉरएवर, एक फूड। मम्मा का बनाया हुआ इडली सांभर या डोसा। इडली सांभर डोसा कुछ भी। ऐसा कोई फूड जो आपको डिफाइन करता है? गोलगप्पे। गोलगप्पे, सो गोलगप्पे या फिर मोमोज? गोलगप्पे। गोलगप्पे। लास्ट टाइम कब खाए थे आपने गोलगप्पे? कल खाए थे? तो मतलब आप गोलगप्पे कभी भी नहीं खाना छोड़ सकते, चाहे आपके सामने कुछ भी रख दिया हो? कुछ भी रख दो। मतलब लड़कियों का तो होता ही है गोलगप्पे का बस। ठीक है। तो मैम 3 AM पर्सन आपने मेरे को ऑलरेडी बताया हुआ है, बट इन केस अगर आपका जैसे भाई आपने बताया बहुत ज्यादा शैतानी करते हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि रात को उठ के उसको बोल दो भाई मेरे को ये चीज चाहिए, क्रेविंग हो रही है, मेरे को खाना है? हाँ। तो हुआ है? भाई बहुत वो करता है, एक डेथ बाय चॉकलेट करके आता है, मुझे वो बहुत पसंद है। एंड जब मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं तभी खाती हूँ वो। तो अभी जब भाई आया हुआ था तो मैंने उसको 3:30 बज रहे थे रात में, और मैं रो रही हूँ किसी बात पे, और वो कह रहा है डेथ बाय चॉकलेट खाएगी मोटी, और मैंने बोला हाँ। मोटी बुलाता है वो आपको? हाँ, वो मोटी बुलाता है मुझे। तो आपने मेरा नाम कुछ नाम नहीं है, मेरा नाम मोटी है। घर पे कजिन्स वगैरह सब? नहीं, सिर्फ वो बोलता है। वो बोलता है, और आपको उससे कोई वो दिक्कत नहीं है, मत बुला नहीं? हाँ, तो जब मैं सबसे पतली भी हो गई थी तब भी वो मोटी बुलाता था। मेरा नाम मोटी है उसके लिए। अच्छा। मेरा नाम चक्षु नहीं है उसका। नहीं तो अगर उसको जैसे कभी ऑफिस में आया या कहीं बाहर आया है और उसको पता है कि चक्षु की इज्जत है यहाँ पे, तो वो चैक्स करके बुलाता है। चैक्स, नाइस। वो फिर मॉडर्न बनने की कोशिश करता है वहाँ पे जाके। तो मैम ये थी हमारी कुछ अनफिल्टर्ड बातें, चिट चैट भी हो गई काफ़ी ज़्यादा, जिसमें आपने बहुत से अपने एक्सपीरियंस भी बताए। स्कूल में बंक किया बट कभी पकड़े नहीं गए, ठीक है। चक्षु का आज मुझे नाम सच में पता लग गया है कैसे प्रोनाउंस करना है, और इसकी आँखों का जैसे आपने बताया जिक्र किया है। तो मैम अभी जैसे एक सजेशन अपने बच्चों को क्या देना चाहते हो एट द एंड फॉर द स्टूडेंट्स? ओके, तो एक ओम शांति ओम का डायलॉग है
कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है तुम्हें उसको दिलाने में। आई थिंक वो एक चीज़ है। और एक स्टेटमेंट जो मैंने बचपन से अभी तक अपने पास संभाल के रखी है, दैट इज़, मुझे किसी ने समझाई थी ये स्टेटमेंट और वो हमेशा मैं रेजोनेट करती हूँ, दैट इज़ burden of regret is much more heavier than the burden of discipline. तो ये एक स्टेटमेंट है जिसने मुझे आज यहाँ बिठा दिया आपके सामने। बट मुझे लगता है लाइफ में हर चीज़ पॉसिबल है अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। मोटिवेशन आएगी और वो ड्रिजल आउट कर जाएगी, बट द ओनली थिंग दैट विल कीप ऑन गोइंग इज़ डिसिप्लिन। और एक और चीज़ जो आप मेरी लाइफ की स्टोरी से ले सकते हो, जैसे मैंने कहा भी कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी होता है। तो अगर हमें वो नहीं मिला जिसके लिए हमने एम किया, तो भी शायद हमारी लाइफ में कुछ उससे भी बेटर, उससे अच्छा और कुछ बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ होता है। और इसीलिए ईश्वर हमें वो देता है जो हम एक्चुअली डिजर्व करते हैं। तो मैम आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को? लाइक आपने बैकअप प्लान आपका था नहीं, फादर ने आपके लिए रखा हुआ था कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए, तो क्या लगता है एक बैकअप प्लान लाइक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर एक ही चीज़ पे फोकस होना चाहिए? मैम इट वुड डिपेंड। मैं एक स्टेटमेंट आज नहीं दे सकती हूँ इस चीज़ के ऊपर। मैं बच्चों को हमेशा ये बोलती हूँ कि बिना बैकअप प्लान के चलो। अगर तुम्हारे पास में कोई है जो तुम्हें पीछे से सपोर्ट करेगा। मेरे पास मेरे पापा थे जिन्होंने मुझे पीछे से सपोर्ट किया, उनका हाथ हमेशा से था। तो एक वो होता है कि जब आपको बहुत भारी वेट उठाना होता है ना, तो पीछे आप या तो बेल्ट लगाते हो या किसी का पीछे से सपोर्ट लगता है। तो बिल्कुल वही सेम चीज़ मेरे पापा ने करी है मेरे लिए, तो इसलिए मुझे कभी बैकअप प्लान बनाना नहीं पड़ा। बट अगर किसी के पास वो नहीं है तो उसे बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ प्लान बी नहीं होता ना, वहाँ पे फिर अंजाम जो है वो देख नहीं पाता है यहाँ हम। अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा है, बट अगर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, वो हमें सोच के रखना चाहिए। हम ना बॉलीवुड से, मूवीज से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं, बट ऐसा असली ज़िंदगी में नहीं होता। रियल लाइफ इज़ मच मोर डिफरेंट एंड डिफ़िकल्ट। तो बैकअप प्लान होना चाहिए लाइफ में हमेशा। सही बात है। तो मैम आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर कमिंग मैम। आपने मुझे बुलाया उसके लिए थैंक यू। आई होप आपको मज़ा आया होगा मैम की अनफिल्टर्ड बातें सुन के, और जितनी मैम ने गॉसिप बताई हैं आपको, बंक से रिलेटेड अपनी पूरी जर्नी, अपना बैकअप प्लान जो उन्होंने बताया। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक।